Hello everyone and welcome back to our indirect taxes batch सफल। कैसे हो आप सब? आई होप एवरीथिंग गोइंग ग्रेट एंड अमेजिंग। मैम हमारा चल रहा था जीएसटी इन इंडिया एंड इंट्रोडक्शन का चैप्टर, राइट मैम, जहाँ पे हमने बहुत बेसिक चीजें पढ़ी थी। क्या कि मैम सबसे पहले टैक्स क्या होता है। मैम एक कंपलसरी पेमेंट जो हमें गवर्नमेंट को करना ही पड़ेगा, उसको हम टैक्स बोलते हैं। ये कोई वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन, कोई डोनेशन नहीं है मैम, जबरदस्ती एनफोर्स्ड कंट्रीब्यूशन है जो हमें करना ही करना पड़ेगा। क्यों मैम? क्योंकि गवर्नमेंट देश चलाती है और लेजिस्लेटिव अथॉरिटी के चलते हमसे ये टैक्सेस कलेक्ट करती है। टैक्स कितने टाइप के होते हैं मैम? दो टाइप के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। जो डायरेक्ट टैक्स होता है उसमें जो पर्सन टैक्स पे करता है वही पर्सन टैक्स का बर्डन बेयर करता है। लेकिन कल हमने पूरा चेन ऑफ क्रेडिट समझा था कि मैम इनडायरेक्ट टैक्स में जो पर्सन पे कर रहा है ना, वो बर्डन को क्या करता है, शिफ्ट कर देता है अल्टीमेट रेसिपिएंट के ऊपर। बीच में जितने भी लोग इन्वॉल्व होते हैं सब लोग टैक्स पे करते हैं, पर सब उसे वापस कलेक्ट कर लेते हैं, सब वापस कलेक्ट कर लेते हैं। एंड मैम अल्टीमेटली जितना भी टोटल टैक्स पेड होता है उस सारे टैक्स का बर्डन किसके ऊपर आ जाता है मैम? जो हमारा फाइनल कस्टमर है, फाइनल कंज्यूमर है, उसके ऊपर पूरा टैक्स का बर्डन आ जाता है। मैम डायरेक्ट टैक्स होता है प्रोग्रेसिव इन नेचर, यानी जैसे जैसे हमारी टैक्स भरने की कैपेसिटी बढ़ेगी, हमारी इनकम बढ़ेगी, वैसे वैसे हमसे और ज्यादा टैक्सेस लिए जाएंगे। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है मैम? रिग्रेसिव इन नेचर। हमें कैपेसिटी से मतलब नहीं है, क्योंकि चाहे बिलो पॉवर्टी लाइन कोई पर्सन हो, चाहे रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया हो, वो गुड सर्विसेज पे तो सेम ही जीएसटी सबको भरना रहता है, सेम इनडायरेक्ट टैक्सेस सबको भरने रहते हैं। इन इनडायरेक्ट टैक्स हम पर्टिकुलरली जो इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ रहे हैं वो क्या है मैम? जीएसटी, यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, राइट मैम। अब जीएसटी क्या है मैम? एक ड्यूअल मॉडल पे चलता है। ड्यूअल मॉडल मतलब सेंटर और स्टेट को एक साथ पैसा मिलना चाहिए। आई एम आस्किंग यू 3 क्वेश्चंस, मुझे फटाफट से बताना। 3 क्वेश्चन पूछ रही हूं, मुझे जल्दी जल्दी बताना कि इसमें सी प्लस एस जीएसटी लगेगा या आई जीएसटी लगेगा, ठीक है? मैंने दिल्ली से तमिलनाडु में सप्लाई कर दिया, बोलो सी जीएसटी प्लस एस जीएसटी लगाऊं या एक बार आई जीएसटी लगा दूं, फिर बाद में गवर्नमेंट आपस में उसको अपोर्शन कर लेती है। दूसरा मैम, मानो कि मैंने महाराष्ट्र में ही सप्लाई किया, तो सी प्लस एस जीएसटी लगाऊं कि आई जीएसटी लगाऊं? अभी मानो कि मैंने गुजरात से मैम हमने क्या करा, यूएसए सप्लाई कर दिया। या एक काम करते हैं मैम, उल्टा कर लेते हैं, चलो हमने यूएसए से गुजरात में मंगवा लिया, तो टेल मी सी प्लस एस जीएसटी लगेगा कि आई जीएसटी लगेगा? मैम देखो फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, इंटर स्टेट सप्लाई। अब जब भी इंटर स्टेट सप्लाई होती है तो हमेशा कंपलसरी आईजीएसटी लग जाता है। एक बार पूरा आईजीएसटी कलेक्ट होता है, फिर गवर्नमेंट उसमें से 50% सेंटर और 50% स्टेट को दे देती है। मुझे बताओ कौन से स्टेट को देगी? जहां पे ओरिजिन हुआ उधर, कि जहां डेस्टिनेशन है या जहां कंजम्पशन है उधर देगी? टेल मी। 2 स्टेट इन्वॉल्व है मैम, दिल्ली और तमिलनाडु। एक बार आईजीएसटी कलेक्ट हो गया पूरा का पूरा, आधा तो सेंट्रल गवर्नमेंट रख लेगी, उसमें से आधा कौन से स्टेट को देने वाली है? दिल्ली को या तमिलनाडु को? मैम जहां कंजम्पशन है, जहां डेस्टिनेशन है, अपने क्वेश्चन में तमिलनाडु, उस गवर्नमेंट को क्या मिलेगा? आधा जीएसटी फ्रॉम द टोटल आईजीएसटी मिल जाएगा। अगर महाराष्ट्र से महाराष्ट्र में ही सप्लाई हुआ तो इसे हम इंट्रा स्टेट सप्लाईज कहते हैं, एंड फॉर ऑल इंट्रा स्टेट सप्लाईज सी प्लस एस जीएसटी लग जाता है। ये एस जीएसटी कौन से स्टेट का होगा? महाराष्ट्र स्टेट का होगा। मैम महाराष्ट्र गवर्नमेंट को आधा टैक्स और आधा सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाएगा। तो स्टार्टिंग से ही, क्योंकि महाराष्ट्र से महाराष्ट्र है तो आईजीएसटी कलेक्ट होगा, शुरू से ही आधा सी आधा ऐसे कलेक्ट होगा। इंटर में एक बार पूरा आईजीएसटी कलेक्ट होता है, फिर उसमें से आधा हम क्या करते हैं, स्टेट को दे देते हैं। मैम यूएसए से गुजरात, क्या लगता है आपको
CGST SGST होगा कि IGST होगा? मैम ये इंपोर्ट का केस हो गया, ठीक है। अभी ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं, लेकिन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कंपलसरी हमेशा IGST ही होते हैं। इंपोर्ट हो या एक्सपोर्ट हो गुड्स का या सर्विस का, कंपलसरी हमेशा उस पे IGST आता है, क्योंकि मैम इंट्रा का तो डेफिनेशन फिक्स है कि सेम स्टेट ही होना चाहिए। सेम स्टेट होगा तो ही वो इंट्रा स्टेट होगा, तो ही C+S लगेगा। अगर सेम स्टेट नहीं है, मतलब इंपोर्ट या एक्सपोर्ट भी हो गया ना, तो वहां पे भी हमेशा कंपलसरी हम क्या करते हैं, IGST ही लगा देते हैं। आपको ये एग्जाम्पल्स अपनी बुक में नोट डाउन करने हैं तो फटाफट से कर लो। चलो, आपको या तो नोटबुक में या अपनी जो हैंड रिटन बुक है ना, यहाँ पे देखो हैंड रिटन बुक, जहां पे ये चीज लिखी हुई है ना ड्यूअल मॉडल, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ब्लैंक स्पेस छोड़ रखा है कि डेस्टिनेशन बेस्ड ड्यूअल मॉडल टैक्स है GST। इधर ही आप क्या करो, ये वाले एग्जाम्पल्स लिख लो, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आप रेफर करो तो आपको ईजी हो जाएगा। अपन ने इसका लॉजिक भी समझा था कि मैम क्यों डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, क्योंकि जो पर्सन टैक्स दे रहा है वो क्या सोचेगा कि यार मेरी जेब से टैक्स जा रहा है, तो एटलीस्ट मेरी वाली स्टेट गवर्नमेंट को तो मिले, जो बर्डन बेयर कर रहा है उसी के स्टेट को रेवेन्यू मिलना चाहिए। एंड प्लस हम वो गुड्स या सर्विस पे लगा रहे हैं टैक्स, तो फिर जहां कंज्यूम हो रही है, जहां डेस्टिनेशन है, उधर ही टैक्स लगना चाहिए। बोलो, हो गया लिख के? आप ट्राई करो कि छोटी छोटी चीजें ना आप अपनी हैंड रिटन बुक में ही लिख लिया करो, क्योंकि आपको लास्ट में तो हैंड रिटन बुक से ही सारा रिवीजन करना है, उसी से रिवाइज करना है, उसी में ये सब लिखा हुआ रहेगा तो इजी रहेगा, तो आपको दो दो बुक देखनी नहीं पड़ेगी। तो अनलेस कि मैं बोलूं कि चलो रेफरेंस देके आप बुक में ये चीज नोट डाउन करो, कोई बड़ी चीज है तो अलग बात है, नहीं तो स्टिकी नोट लेके आने का, स्टिकी नोट बुक में ही चिपका लो, तो एक ही बुक आपको पढ़नी पड़ेगी, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। या मार्जिन में साइड में कहीं जगह मिले वहां छोटा एग्जाम्पल लिख लेने का, जो लिखना होगा मैं सामने से बताऊंगी कि लिख लो, अदरवाइज छोटी छोटी एग्जाम्पल वाली चीजें आप मत लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बुक में सब कवर्ड है। ये भी चीज बुक में कवर्ड है, पर वो चार्ज ऑफ GST के चैप्टर में आएगी कि इंटरस्टेट क्या होता है, इंटरस्टेट क्या होता है, तब वापस पढ़ाऊंगी। एक बार एग्जाम्पल अपन ने यहाँ समझने के लिए लिख लिया। सो ये भी बुक में है, आगे के चैप्टर्स में है, अभी समझना है तो अभी एक बार एग्जाम्पल लिख लिया। बोलो, हो गया लिख के? डन? यस मैम। देन अपन ने देखा कि भाई GST किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, तीन चीजें देखी थी, है ना। सबसे पहला अपन ने देखा था कॉन्सेप्ट, दूसरा अपन ने देखा था कि जो पुराना टैक्स था उसमें क्या डेफिशिएंसीज थी या उसमें क्या इल्स थी जिसकी वजह से GST की नीड आ गई, एंड तीसरा अपन ने देखा था कि GST आने से हमें क्या बेनिफिट्स हो जाते हैं। तो मुझे बताओ कौन से चार कॉन्सेप्ट थे, चलो चार में से एक दो जितने भी आपको याद आ रहे हैं मुझे बताओ कि मैम ये कॉन्सेप्ट्स है जिनके ऊपर GST बेस्ड था। सबसे पहला अपन ने देखा था कि GST क्या है मैम, एक वैल्यू एडेड टैक्स, यानी हर स्टेज पे जितना जितना नया वैल्यू बढ़ता जाएगा उतना उतना और टैक्स हम गवर्नमेंट को देते जाएंगे। हमेशा पूरी वैल्यू पे बार बार पूरा पूरा टैक्स नहीं जाता, हर स्टेज पे जितना वैल्यू ऐड हुआ बस उतना ही नया GST जाएगा। मैम ये कैसे पॉसिबल हो जाता है? क्योंकि कस्टमर से तो हम पूरा कलेक्ट करते हैं, लेकिन हम जो भर चुके हैं उसका हमें क्या मिल जाता है, चेन ऑफ क्रेडिट में क्रेडिट मिल जाता है। हमने जो भरा उसका हम क्रेडिट ले लेते हैं, इसीलिए मैम जितना नया वैल्यू ऐड होता है बस उतना ही टैक्स गवर्नमेंट को और जाता है। पर मैम अगर सारे ही लोग क्रेडिट ले लेंगे तो मुझे बताओ अल्टीमेटली पूरा का पूरा बर्डन कौन बेयर करेगा? अगर सारे ही लोग क्रेडिट ले लेंगे तो मैम अल्टीमेटली जितना भी सारा बर्डन है वो किसके ऊपर चला जाएगा? फाइनल कंज्यूमर के ऊपर चला जाएगा, राइट मैम। और GST की ये एक खास बात, उसका कॉन्सेप्ट कि कभी भी टैक्स पे टैक्स नहीं लग रहा, मतलब कास्केडिंग ऑफ टैक्सेस नहीं हो रही है। जो पहले मैम हम बोलते थे कि एक्साइज के ऊपर वैट भी लग रहा है, अब ऐसा नहीं है। GST जितना भरा क्रेडिट मिलेगा, GST के ऊपर GST आपको कभी नहीं भरना है। ये हो गए अपने चार कॉन्सेप्ट जिन पे GST बेस्ड है। देन मैम पुराने टैक्स में कुछ तो प्रॉब्लम थी, डेफिशिएंसी थी, इल्स थी, जिसकी वजह से GST की नीड आ गई। क्या डेफिशिएंसीज थी मैम? तो देखो सबसे पहला अपन देखते थे कि भाई कास्केडिंग होता था, कास्केडिंग एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, मतलब मैम टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा है।
दूसरा, गुड्स है या सर्विस है उसका डिफरेंस बिटवीन क्लियर नहीं था, गुड्स है या सर्विस है उसका डिफरेंस बिटवीन क्लियर नहीं था, जिसकी वजह से रेस्टोरेंट जैसी चीजों पे दो दो टैक्स लग रहे हैं, वैट भी लग रहा है, सर्विस टैक्स भी लग रहा है, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा गुड्स माने के सर्विस माने। देन तीसरा मैम, ये जो सीएसटी है मतलब उसको जब पे करते हैं उसका जो करते हैं उसको सेनवैट बोलते हैं, ठीक है। तो मैम अगर इंटर स्टेट सप्लाई होती है तो सीएसटी लग रहा था और इंट्रा स्टेट सप्लाई होती है तो वैट लग रहा था। अब एसेंशियली ये दोनों एक टाइप के इनडायरेक्ट टैक्स ही है, टाइप ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स ही है, पर फिर भी इनका सेट ऑफ आपस में पॉसिबल हो ही नहीं पाता था। मतलब आज कैसा हम इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं आईजीएसटी लगता है, इंट्रा सप्लाई करते हैं सी प्लस एसजीएसटी लगता है। आपने परचेज भले इंटर स्टेट किया और सेल आप इंट्रा स्टेट कर दो, कोई बात नहीं, आप वो वाला क्रेडिट यहाँ पे यूज कर सकते हो। पहले ऐसा नहीं होता था मैम, क्रेडिट लेने की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती थी। एंड और मैम इतने सारे मल्टीपल टैक्सेस थे, इतने सारे मल्टीपल टैक्सेस थे कि वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज, ऑक्ट्रॉय, लोकल टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, के इंसान इतने सारे टैक्सेस के बारे में समझे कि बिजनेस करे। ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ा, जीएसटी को लाना पड़ा, राइट मैम। फिर एक कॉन्सेप्ट अपन ने देखा था बेनिफिट्स को लेके। अब बेनिफिट्स को ना ऐसे मेजरली 4 पार्ट में ब्रेक किया। मैम सबसे पहला कि पूरी की पूरी इकोनॉमी को ही बेनिफिट दे दो। पूरी की पूरी इकोनॉमी को कैसे बेनिफिट मिला मैम, क्योंकि बन गया एक यूनिफाइड नेशनल मार्केट। मैम आज पूरे इंडिया में कहीं भी जाओ, कहीं भी सेल परचेस करो, वन नेशन वन टैक्स मैम, पूरे इंडिया में एक ही टैक्स लगता है, यूनिफाइड नेशनल मार्केट। तो मैम ऐसा करने से बाहर के जो लोग हैं उनको भी थोड़ी सी सर्टेनिटी मिल गई, तो जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है उसको बूस्ट मिला। मैम अगर उसको बूस्ट मिलेगा तो हम क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा। मैम अल्टीमेटली पूरी इकोनॉमी को फायदा होगा, पूरी इकोनॉमी को बूस्ट मिल जाएगा। मैम पूरी इकोनॉमी को तो फायदा हुआ, लेकिन वो एक मेजर लेवल पे हो गया। हम माइनर लेवल पे देखें तो मैम इंडस्ट्री और ट्रेड को भी तो फायदा हुआ। कैसे, जो इल इफेक्ट्स थे पुराने टैक्स के वो कम हो गए, कास्केडिंग की जो प्रॉब्लम होती थी वो हट गई। तो मैम पूरी इंडिया को तो फायदा हुआ ही है, और ट्रेड इंडस्ट्री को इंडिविजुअल बेसिस पे भी फायदा हुआ है। मैम टैक्स स्ट्रक्चर एकदम सिंप्लीफाई हो गया। सिंप्लीफाई के 2 पॉइंट क्या थे, हमें भी फायदा, गवर्नमेंट को भी फायदा, हमें भी फायदा, गवर्नमेंट को भी फायदा। तो हम बोलेंगे मैम देखो, हमें तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मिल गया, हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मिल गया, क्योंकि हमारे पास अब फ्री टाइम बच रहा है, हम दूसरी चीजों पे ध्यान दे सकते हैं, एक ही टैक्स के बारे में हमें समझना है। सेम टू सेम चीज मैम गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा इजी हो गया टैक्स कलेक्ट करना और टैक्स को एडमिनिस्टर करना, क्योंकि उन्हें भी अब एक ही तरह का टैक्स कलेक्ट करना है। एंड मैम हम क्योंकि ग्रेटर यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कर रहे हैं, हमारा टाइम बचेगा, हमारी क्या होगी, कॉस्ट भी बचेगी, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा, कहीं जाना नहीं पड़ेगा, लाइन में खड़ा नहीं होना, कुछ करना नहीं है। तो चीजें सिंपल होने से हमारी कॉस्ट कंप्लायंसेस कम हो जाएंगे, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू सब इंटरनेट से हो रहा है, तो प्रोसेस भी पूरी एक जैसी स्ट्रीमलाइन हो जाती है। ये सारे बेनिफिट्स अपन ने जीएसटी के देख लिए थे, राइट मैम। यहां तक अपन ने कल पढ़ा है, बोलो एक 10 मिनट लगे, अपन ने सारी चीजें रिवाइज कर ली। किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है या नहीं मैम, सब अभी तक समझ आया, मजा आया, याद हुआ, धीरे धीरे अब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है क्या, बोलो हाँ। देखो चैप्टर 1 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एकदम सी कैटेगरी, नेग्लिजिबल चांसेस कि आपको एग्जाम में पूछे कि चलो कॉन्सेप्ट लिखो, बेनिफिट लिखो, पर हम एकदम टफेस्ट पेपर के लिए तैयार होना चाहते हैं, हम हर एक चीज को समझना भी चाहते हैं और क्लास में लर्न भी करना चाहते हैं। सो बोलो, जो भी चीजें इंपॉर्टेंट होगी कि देखो ये तो आपको 100% याद करनी है, वो मैं आपको मार्क करवाऊंगी। अभी जो चल रहा है वो सब अगर आपने सिर्फ लर्न किया, समझ भी लिया, सिर्फ रीड किया, समझ भी लिया, नहीं लर्न किया तो चलेगा टाइप की चीजें हैं, बट मैं आपको फिर भी लर्न करवाने की कोशिश कर रही हूँ, राइट मैम। चल ऐसा रिविजन स्टार्टिंग के 10 मिनट्स अपन एवरीडे हर क्लास करेंगे, ओके। अब मुझे बताओ ज्योग्राफी के हिसाब से, थोड़ा बहुत ज्योग्राफी पढ़ा है स्कूल में, सोशल साइंस पढ़ा है, पढ़ा तो है मैम, पर पता नहीं अभी कितना याद है। तो मुझे बताओ ज्योग्राफी के हिसाब से अभी इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया। चलो जीएसटी के साथ ज्योग्राफी फ्री, अरे मैम यूपीएससी का एग्जाम दे देंगे देखो आप, तो बताओ।
मैम जीएसटी में, जीएसटी छोड़ो, ज्योग्राफी के हिसाब से आज इंडिया में 28 स्टेट्स है। क्या बात कर रहे हो मैम, 29 नहीं थे? 29 थे, लेकिन आपको पता है बीच में फिर जम्मू कश्मीर को गवर्नमेंट ने यूनियन टेरिटरी बना दिया था, वो बहुत सारा चला था, आर्टिकल 377 ये वो सब, राइट? यस मैम। सो 28 स्टेट्स अभी करंटली इंडिया में है, वो तो है ही है, प्लस मैम 3 यूनियन टेरिटरी जो है, तो यूनियन टेरिटरी पर उनका खुद का लेजिस्लेचर भी है। देखो यूनियन टेरिटरी क्या होती है मैम, जो सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको मेंटेन करती है, चलाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट से सारा काम होता है, उसको यूनियन टेरिटरी बोलते हैं। लेकिन 3 ऐसी यूनियन टेरिटरी है इंडिया में, कौन कौन सी? दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी, पौंडीचेरी जिसको पहले बोलते थे। तो दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी ये आज की तारीख में वैसे तो यूनियन टेरिटरीज है, पर फिर भी इनके खुद के लेजिस्लेचर है। मेरे को बताओ दिल्ली का चीफ मिनिस्टर है कि नहीं है? है ना मैम। लेकिन नॉर्मली यूनियन टेरिटरीज का चीफ मिनिस्टर नहीं होता, क्योंकि यूनियन टेरिटरीज तो सेंट्रल गवर्नमेंट से ही मेंटेन होती है ना पूरी की पूरी। लेकिन फिर भी ये 3 ऐसे स्टेटस वाइज यूनियन टेरिटरी है, पर फिर भी इनका लेजिस्लेचर है, इनका चीफ मिनिस्टर है, इनके यहाँ पार्टीज इलेक्शन सब होता है, और सीधा यूनियन गवर्नमेंट भले नहीं कंट्रोल कर रही है, फिर भी इनका खुद का लेजिस्लेचर है। तो ऐसी 3 यूनियन टेरिटरी को जीएसटी क्या मानती है? स्टेट ही मानती है। मतलब ज्योग्राफिकली कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भले हमारे इंडिया में 28 स्टेट्स है, लेकिन जीएसटी बोलता है कि भाई हमारे लिए 31 स्टेट्स है। जो 28 है वो तो है ही, प्लस 3 यूनियन टेरिटरी जिनका खुद का लेजिस्लेचर है, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी, इन तीनों को भी हम क्या मानेंगे? स्टेट ही मानेंगे। तो मुझे बताओ वैसे टोटल कितनी यूनियन टेरिटरीज होती है? मैम 28 स्टेट्स है, तो ज्योग्राफी के हिसाब से इंडिया में यूनियन टेरिटरीज कितनी है मैम? टोटल 8। अब 8 में से 3 लेजिस्लेचर वाली है जो स्टेट बन गई, तो बची कितनी? 5 मैम। उन 5 को हम 5 यूटी जो विदाउट लेजिस्लेचर वाली है, उनको जीएसटी में क्या माना जाता है? यूनियन टेरिटरी माना जाता है। मतलब आज अगर मैं दिल्ली से दिल्ली में सप्लाई कर दूं तो सी प्लस यूटी जीएसटी नहीं लगेगा, भले दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, फिर भी सी प्लस एस जीएसटी ही लगेगा, क्योंकि दिल्ली को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भले यूनियन टेरिटरी माने, बट जीएसटी लॉ क्या मानता है? स्टेट मानता है। तो मैम सी प्लस यूटी जीएसटी एज इन यूनियन टेरिटरी जीएसटी कहां लगेगा मैम? 5 यूटी जो बिना लेजिस्लेचर वाली है। कौन सी मैम? इनको हम प्यार से एक न्यूमोनिक से याद कर लेते हैं, विच इज ऑल सीडी। क्या बोलेंगे? ऑल सीडी। A for अंडमान निकोबार, L for लद्दाख, L for लक्षद्वीप, C for चंडीगढ़, दिला दे घर चंडीगढ़ में, एंड D for दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। ये एक सिंगल यूटी है, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, ये पूरा एक ही यूनियन टेरिटरी है। तो मैम ये 1 2 3 4 और 5 यूनियन टेरिटरीज है, जिसको जीएसटी में भी यूनियन टेरिटरी माना जाता है। मतलब मैम अगर मैं लद्दाख से लद्दाख में ही सेल कर दूं तो सी प्लस यूटी जीएसटी लगेगा लद्दाख का। अगर मैं लक्षद्वीप से लक्षद्वीप में सेल कर दूं तो सी प्लस यूटी जीएसटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी लग जाएगा। हाँ वेवर अगर मैं जम्मू कश्मीर से जम्मू कश्मीर सप्लाई करूं ना, तो भले कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से यूनियन टेरिटरी है, पर जीएसटी ने क्या माना? स्टेट, तो सी प्लस एस जीएसटी ही लग जाएगा। ये सबको एकदम क्लियर समझ आ रहा है क्या? बोलो हाँ। हमें लिखना है, आपको कुछ नहीं करना, बुक में सब लिख के दिया है ऐसे सेम तरीके से मस्त। तो देखो मैम अगर हम स्टेट्स की बात करें तो 28 स्टेट्स प्लस 3 यूटीज विथ लेजिस्लेचर, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी। यहाँ पे क्या लगते हैं मैम? सी प्लस एस जीएसटी। लेकिन 5 यूटी है बिना लेजिस्लेचर की, जिसको बोलते हैं ऑल सीडी, अंडमान निकोबार, लद्दाख, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, जहाँ पे क्या लगता है? सी प्लस यूटी जीएसटी लग जाता है। मैम ये अदर टेरिटरी क्या है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसके लिए आप वेट करोगे जब अपन जाएंगे चार्ज ऑफ जीएसटी के चैप्टर में। जब अपन जाएंगे चार्ज ऑफ जीएसटी के चैप्टर में, वहां पे आई विल एक्सप्लेन यू कि ये EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है। ये पूरा एक्सप्लेनेशन अपन डायग्राम के साथ
चार्ज ऑफ जीएसटी चैप्टर में समझने वाले हैं। तो अभी के लिए आप उसको इग्नोर कर दो। अभी के लिए हम ये समझेंगे कि मैम 31 स्टेट्स है और 5 यूनियन टेरिटरीज है एज पर जीएसटी। वो 5 यूनियन टेरिटरीज कौन सी है? अंडमान निकोबार, लद्दाख, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। बाकी मैम अदर में एक और यूनियन टेरिटरी आती है विच इज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, पर वो होता क्या है वो अपन देख लेंगे जब भी अपन जाएंगे चार्ज ऑफ जीएसटी के चैप्टर में। मुझे हाँ बोल दो ताकि हम आगे बढ़ सके। चल यस मैम। अब देखो जीएसटी में कुछ स्टेट्स ऐसे होते हैं जिनको अपन बोलते हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेट। क्यों मैम? क्योंकि जब जीएसटी लॉ बना था तो गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज करा कि भाई इनका स्टेटस बाकी सारे स्टेट्स जैसा नहीं है, ये थोड़े से स्पेशल कैटेगरी है, इनके लिए हम कहीं पे अलग एग्जेम्पशन देना चाहेंगे, इनके लिए हम कहीं पे अलग थ्रेशोल्ड लिमिट देना चाहेंगे, इनको हम थोड़ा सा अलग ट्रीट करना चाहते हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने लॉ में रिकॉग्नाइज करा कि जीएसटी लॉ में ये जो 11 स्टेट है, 11 स्टेट्स है, इनको हम क्या मानेंगे? स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स मान लेंगे। 11 स्टेट्स को गवर्नमेंट ने स्टेटस दिया, रिकॉग्नाइज करा कि ये क्या है जीएसटी में स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। देखो ये जनरल स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है। अब ये हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर एग्जेम्पशन किसी और स्टेट को दे दिया जाए। जैसे ये जो 11 स्टेट्स है ना, ये तो एज पर जीएसटी लॉ स्पेशल कैटेगरी की तरह रिकॉग्नाइज्ड है, पर आगे जाके अपन जैसे एग्जेम्पशन का चैप्टर पढ़ेंगे, कॉम्पोजिशन लेवी का चैप्टर पढ़ेंगे, तो वहां आपको देखने मिलेगा कि वो पर्टिकुलर सेक्शन के लिए शायद स्पेशल कैटेगरी स्टेट कोई और है। हो सकता है कोई पर्टिकुलर प्रोविजन किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए गवर्नमेंट को लाना है तो वो ला सकती है, पर ये जो 11 स्टेट है ना, अगर कहीं पे सिर्फ कॉमन ऐसा लिखा है स्पेशल कैटेगरी स्टेट, बस आगे पीछे कुछ नहीं, कौन से सेक्शन की बात कर रहे, क्या बात कर रहे, कुछ नहीं पता, तो जनरली हम किसको स्पेशल कैटेगरी मानते हैं वो यहाँ पे अपन को देखना है। अब देखो इसमें समझाने जैसा मेरे पास कुछ नहीं है। 11 स्टेट है जिनको गवर्नमेंट नोटिफाई करा कि वो स्पेशल कैटेगरी है। अब उसमें क्या समझाऊं? या तो मैप ऑफ इंडिया में मैं आपको दिखाऊं कि देखो ये रहा नागालैंड, ये रहा सिक्किम, ऐसा तो हम करने नहीं वाले, राइट? तो हम एट द मोस्ट क्या कर सकते हैं मैम, हम 11 स्टेट्स के नाम याद कर सकते हैं कि भाई ये वाले जो स्टेट्स हैं ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स होते हैं। तो कौन कौन से हैं हमारे स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स? हम एक न्यूमोनिक से इसको याद करते हैं जिसको हम बोलते हैं नो अस्थमा इन उत्तराखंड एंड जम्मू कश्मीर। हम बोलेंगे कि भाई स्पेशल है, स्पेशल क्या स्पेशल है कि उत्तराखंड जम्मू कश्मीर में किसी को अस्थमा नहीं होता, ऐसा टेक्निक से हम खाली 11 स्टेट के नाम याद कर लेंगे, बाकी अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे कुछ नहीं। मैम कौन से हैं ये 11 स्टेट्स? एक बार आपको बोला था ना रोज जो रफ शीट लेके आना है आपको क्लास में, नॉट योर फेयर नोटबुक, आपकी जो रफ शीट है उसमें मेरे साथ आप स्क्रिबल करो, 1-2 बार लिखो ताकि आपको मेरे साथ याद हो जाए। तो मैम हम बोलेंगे N फॉर नागालैंड, N फॉर नागालैंड, A फॉर आसाम, S फॉर सिक्किम, T फॉर त्रिपुरा, H फॉर हिमाचल प्रदेश, H फॉर हिमाचल प्रदेश। अभी जब भी कोई बोले M, जब भी मैं बोलूं M तो आप क्या बोलोगे? मणिपुर, मिजोरम, मेघालय। M फॉर मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, तीनों की तिगड़ी एक साथ, M फॉर मणिपुर, मिजोरम, मेघालय। A फॉर अरुणाचल प्रदेश, कोई आंध्र प्रदेश बोलेगा तो मार खाएगा, आंध्र प्रदेश नहीं अरुणाचल प्रदेश। देन मैम उत्तराखंड इज उत्तराखंड एंड जम्मू कश्मीर इज जम्मू कश्मीर। ये क्या है? हमारे 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स अंडर जीएसटी है। एक बार फटाफट रफ में स्क्रिबल कर लो एंड मुझे बोल दो हो गया मैम डन। वंस अगेन विथ मी, नो अस्थमा इन उत्तराखंड एंड जम्मू कश्मीर जो है हमारे 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। N फॉर नागालैंड, A फॉर आसाम, S फॉर सिक्किम, T फॉर त्रिपुरा, H फॉर हिमाचल प्रदेश, M फॉर मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, M फॉर मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, M फॉर मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, A फॉर अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड जम्मू कश्मीर। ये 11 स्टेट है जिनको जीएसटी का लॉ क्या रिकॉग्नाइज करता है? स्पेशल कैटेगरी रिकॉग्नाइज करता है। कई जगह पे इनको थोड़ा बहुत अलग ट्रीटमेंट दिया गया है कंपेयर टू ऑल अदर स्टेट्स, क्योंकि इनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट अभी उतना ज्यादा नहीं है। बोलो हुआ फिनिश? हुआ क्या फिनिश? बोलो हाँ मैम।
डन मैम। चल, ये सेम टू सेम एज इट इज बुक में लिखी हुई है। 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स इन जीएसटी, नो अस्थमा इन उत्तराखंड एंड जम्मू कश्मीर। डन। चल, अब है ना, लेट अस से मैं आपको बोलूं कि मैंने ये हेडफोन बेचे, मैंने बिजनेस चालू किया नया नया। क्या बिजनेस मैम? मैं तो हेडफोन बेचने वाली हूं। तो मुझे बताओ, हेडफोन पे जीएसटी का रेट क्या होता है, ये हमें कैसे पता चलेगा? आपने कभी कहीं सुना है? आपको पता है? टेल मी। मैम, जीएसटी के रेट तो बहुत सारी चीजों पे अलग अलग हो सकते हैं। अब मैंने पर्टिकुलरली हेडफोन बेचने का काम चालू किया, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे 5%, 12%, 18%, 28%, 40%, मुझे कितना जीएसटी कलेक्ट करना है, गवर्नमेंट को पे करना है? हाउ विल आई गेट टू नो? मान लो मैंने जैसे टीचिंग चालू किया, तो मैंने कैसे डिसाइड किया कि मुझे टीचिंग पे 18% ही कलेक्ट करके पे करना है? कहाँ लिखा है गवर्नमेंट ने? ये कैसे पता चलता है हमें? टेल मी, कहाँ लिखा है और कैसे पता चलता है? आप में से किसी को आइडिया है कि नहीं है? नहीं मैम, नहीं पता। चलो, आई विल टेल यू अबाउट दिस। देखो, एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम HSN कोड बोलते हैं। ये गुड्स के लिए है। व्हाट इज HSN कोड? हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। क्या है ये? हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। अब ये ना HSN कोड में, जैसे मान लो मैं सर्च करती हूँ कैलकुलेटर, ठीक है? मैंने सर्च किया ओके, यू हैव टू राइट द कोड हियर बेसिकली। चलो, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। मान लो मैं इधर सीधा सर्च करूं HSN कोड कैलकुलेटर, चल ही नहीं रहा यार। सी, ये रहा। इट इज 8420100090। मतलब मैम ये क्या है? ये नंबर कहाँ से आया? कैसे पता चला कि ये क्या चीज है? अब समझो कि गवर्नमेंट ने क्या किया, सारे गुड्स और सारे के सारे गुड्स, जितने भी गुड्स अभी अवेलेबल है, उन सारे गुड्स को कैटेगरी में बांट दिया। मैं रैंडमली कुछ भी सर्च करती हूँ, लेट्स से 2345। आई डोंट नो व्हाई दिस वेबसाइट इज नॉट वर्किंग राइट नाउ। अपन सीधा जीएसटी के वेबसाइट पे जाके भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, मान लो मुझे डिस्क्रिप्शन से सर्च करना है इधर कैलकुलेटर, और मैंने, ये रहा देखो, मैंने सर्च करा कैलकुलेटर, यहाँ पे मैंने डाल दिया HSN को ये कैप्चा कोड, तो ये आ गया। चैप्टर हेडिंग 84, उसके अंदर डिस्क्रिप्शन, सब हेडिंग, सब सेक्शन। मतलब क्या होगा, मानो आज मैम आपको मैं बोलूं कि आप क्या पढ़ रहे हो, आप बोलोगे मैम हम सीए पढ़ रहे हैं। मान लो हमने सीए को बोला 01। अब सीए में मैंने आपको बोला कि आप कौन से लेवल पे हो, आपने बोला मैम हम इंटर में हैं, तो सीए के अंदर आप आ जाओगे 0102। फिर मैंने बोला कि अच्छा आप इंटर में क्या पढ़ रहे हो, तो आप बोलोगे कि मैम ग्रुप 1 पढ़ रहे हैं, तो 010201। अब ग्रुप 1 में आप कौन सा पेपर पढ़ रहे हो, तो आप बोलोगे मैम 010203 का पेपर हम पढ़ रहे हैं। इस तरीके से HSN कोड बनते हैं। मतलब मैम ये कितने डिटेल तक जाते हैं? ये 8 डिजिट तक डिटेल में जाते हैं। तो जैसे मैं ना आपको एक सीए फाइनल की बुक से मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ HSN कोड का, ठीक है? अपन अपनी फाइनल की बुक से HSN कोड का एक एग्जाम्पल देखते हैं, तो आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा। सी, दिस इज हाउ प्रैक्टिकली एन HSN कोड का टेबल लुक्स।
मतलब मैम सबसे पहले हम बोलेंगे कि भाई जो 08 नंबर का चैप्टर है, 08 नंबर के चैप्टर में सारे फ्रूट्स और नट्स के बारे में HSN कोड दे रखे हैं। अब मैम जब हम 0801 के अंदर गए तो पर्टिकुलरली कोकोनट, ब्राजील नट्स, कैशू नट्स टाइप के फ्रूट्स यहाँ पे कवर्ड हैं। फिर उसमें मैम कोकोनट भी, कोकोनट फ्रेश हो सकता है, ड्राइड हो सकता है, डेसिकेटेड, मतलब मैम पूरा कोकोनट मिलता है, कोकोनट छीना हुआ मिलता है, कोकोनट ड्राइड मिलता है। तो एग्जैक्टली हम कौन सा कोकोनट बेच रहे हैं उसका हम क्या, ये कस्टम ड्यूटी के लिए है, वैसा वैसा GST के लिए भी होता है। तो ऐसे पूरा डिटेल में जाके हमारा पर्टिकुलर कौन सा गुड है वो हम फाइंड कर सकते हैं। और ऐसे सारे HSN कोड्स के लिए गवर्नमेंट ने क्या दे रखा है, GST का रेट दे रखा है। तो मैं सबसे पहले चैप्टर नंबर 8 मैंने देख लिया कि ओके इसमें सब फ्रूट्स के बारे में है, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि भाई मेरा कोकोनट भी इसी में होगा। अब उसमें मैंने कोकोनट वाला सब चैप्टर ढूंढ लिया। देन उसके अंदर मैंने देखा कि ओके अब कोकोनट डेसिकेटेड है, फ्रेश है, ड्राइड है, कौन सा है वो और डिटेल में जाके आई कैन फाइंड आउट। ये एक कोकोनट का एग्जाम्पल हो गया। ऐसे आप कोई भी चीज ले लो, मान लो कैलकुलेटर, तो ऑल कैलकुलेटिंग मशीन्स का कोई HSN होगा जिसके अंदर स्पेसिफिकली साइंटिफिक कैलकुलेटर, फाइनेंशियल कैलकुलेटर, नॉर्मल कैलकुलेटर, वो सारे अलग अलग दिए होंगे। एंड सबके सामने गवर्नमेंट ने सबका अलग अलग रेट दिया होगा। तो जब भी हम गुड्स में डील कर रहे हैं, तो हमें एग्जैक्टली कौन सा रेट ऑफ GST लगाना है ये हमें कैसे पता चलता है मैम, HSN कोड को यूज करके पता चलता है। हम हमारे गुड्स का HSN कोड सर्च कर लेते हैं और फिर गवर्नमेंट ने सारे HSN कोड के लिए GST के रेट दे रखे हैं, जिसे यूज करके और हम डिसाइड करते हैं हमें कितना % GST हमारे गुड्स पे लगाना है। मैम सर्विसेज के लिए ये सेम फॉलो होता है। सर्विसेज के लिए जो यूज होती है टेक्निक, उसको स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस बोलते हैं। जैसे ये HSN होता है, इसको प्यार से SAC कोड बोलते हैं, स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने सारी सर्विस के लिए भी रेट दे रखे कि भाई टीचिंग सर्विस, कारपेंटर सर्विस, पेंटर सर्विस, प्लम्बर सर्विस, जितने भी सर्विसेज है, कंसल्टेंट सर्विस, प्रोफेशनल सर्विस, सबके लिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिए, GST के अलग अलग रेट दे दिए हैं। सो हाउ डू वी एग्जैक्टली डिसाइड कि मैम हमारा गुड्स या सर्विस कहाँ क्लासिफाई होगा और क्या रेट लगेगा? तो हम गुड्स के लिए यूज करते हैं हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर विच इज HSN कोड, और सर्विसेज के लिए हम यूज करते हैं स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज, जिसमें हम हमारा गुड्स या सर्विस ढूंढ लेंगे और उसके सामने क्या रेट लगता है वो चेक करके वही सेम रेट उस गुड्स पे लगा देंगे। बोलो आ रहा है समझ में सबको? से यस मैम। बोलो जैसे कि मान लो मैम हमने यहाँ पे सर्च कर लिया, मुझे ना, मान लो मैम मुझे पेन का HSN कोड चाहिए, तो अब देखो ये सर्च करेगा कि भाई किस टाइप का पेन, फाउंटेन पेन, बॉल पेन, तो सारे पेन का अलग अलग HSN कोड, और हर एक पेन के लिए आपको क्या मिल जाएगा, अलग अलग GST का रेट भी मिल जाएगा। मैम ये आप कहाँ सर्च कर रहे हो? ये अपन गवर्नमेंट की GST की वेबसाइट पे ही सर्च कर रहे हैं। ये अपन गवर्नमेंट की GST की वेबसाइट पे ही आप सारे गुड्स के लिए जाके HSN कोड को सर्च कर सकते हो। एंड बाकी थर्ड पार्टी वेबसाइट पे आप सीधा गूगल पे भी जाके सर्च कर लोगे ना, गूगल पे जाके सर्च कर लो कि ये पर्टिकुलर गुड का HSN कोड क्या होता है, आपको मिल जाएगा और आपका रेट ऑफ GST भी आ जाएगा। चलो आई नीड आंसर्स, बोलो बच्चों समझ में आ रहा है सबको? हाँ, अब देखो जैसे आप बताए मैम कि 1 नेशन 1 टैक्स, मतलब जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस प्रिवेल करते थे, जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस प्रिवेल करते थे, वो सारे के सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस GST में सबस्यूम हो गए। मैम थोड़ा सा नाम बताओगे कि कौन कौन से टैक्सेस है जो GST में सबस्यूम हुए हैं? तो हाँ मैम, जैसे देखो सेंट्रल में सेंट्रल एक्साइज था, सर्विस टैक्स था। CVD का मतलब क्या होता है आपको लिखना है तो आप फुल फॉर्म लिख लो, वैसे आपका कोई काम का है नहीं, फिर भी इफ यू वांट टू राइट यू राइट। CVD इज काउंटर वेलिंग ड्यूटी। ये सब पुराने टैक्सेस थे, इन सब के बारे में समझना पढ़ना जरूरी नहीं है, बट ठीक है, ये सारे टैक्सेस थे जो GST में मिक्स हो चुके हैं, सबस्यूम हो चुके हैं। CST तो अपन ने देखा ही था मैम, सेंट्रल सेल्स टैक्स। जब भी इंटरस्टेट सप्लाई गुड्स की होती थी तो ये CST सेंट्रल सेल्स टैक्स लगा करता था। देन मैम और भी कोई टाइप के सरचार्ज थे, सेस थे, और भी कोई टाइप के सरचार्ज थे, सेस थे, जो गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई पे लगते थे,
तो वो सारे ही क्या हो चुके हैं, जीएसटी में सबस्यूम हो चुके हैं। ये आपको पढ़ना है क्या? नहीं, बस आपकी बुक में है इसलिए यहाँ पे दे दिया कि मैम बहुत सारे पुराने टैक्सेस थे। बहुत सारे पुराने टैक्सेस थे, कौन कौन से? अपन ने देखा कि मैन्युफैक्चरिंग पे एक्साइज लगता था, देन मैम इंट्रा स्टेट सेल करा तो वैल्यू एडेड टैक्स लगता था, वैट या सेल्स टैक्स। परचेज पे अलग परचेज टैक्सेस लगते थे, लग्जरी टैक्सेस लगते थे मैम, लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग पे अलग अलग टैक्सेस लगते थे, या एडवर्टीजमेंट पे और टैक्सेस लगते थे। मतलब हजारों तरीकों के टैक्सेस ऑलरेडी लगा करते थे। म्यूनिसिपल टैक्सेस अलग, ऑक्ट्रॉइज अलग, परचेज टैक्स, सेल्स टैक्स, लोकल टैक्स, एक्साइज, वैट, काउंटरवेलिंग ड्यूटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, इतने सारे तरीके के टैक्स लगते थे कि इंसान बिजनेस करे कि टैक्सेस समझे। गवर्नमेंट ने बोला हटाओ, मारो सबको गोली, हम क्या करेंगे, ये सारे के सारे टैक्सेस को सबस्यूम कर लेंगे, ये सारे के सारे टैक्सेस को सबस्यूम कर लेंगे और अब एक टैक्स बनाएंगे। वो एक टैक्स का नाम क्या हो जाएगा मैम? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये पहले के बहुत सारे तरीके के टैक्सेस थे, इन सबको हमने मिक्स करके एक टैक्स बना दिया और उस एक टैक्स का नाम क्या है? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। मैम हमको ये सारे टैक्स के नाम याद करने हैं क्या कि कौन कौन से टैक्स जीएसटी में सबस्यूम हुए हैं? नहीं, कौन कौन से टैक्स जीएसटी में सबस्यूम हुए वो आपको याद नहीं करना है, लेकिन मैम कौन कौन से टैक्स जीएसटी में सबस्यूम नहीं हुए वो हमें याद करना है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये आप लर्न करोगे, इसको मार्क कर लो, ठीक है। अभी तक पूरे चैप्टर में जितना भी पढ़ाया उसमें से ये एक ही चीज ऐसी है टिल नाउ जो आपको लर्न करनी है, बाकी सब सिर्फ रीड वंस थी, सुन लिया, समझ लिया, जाने दे सकते हो। ये शायद एमसीक्यू में आ जाए, इसलिए इसको हम याद करेंगे। तो देखो कौन कौन से टैक्सेस जीएसटी में मिक्स हो गए, तो सारे मिक्स हो गए। सिंपल एक वर्ड का आंसर बोलने का, सारे मिक्स हो गए। जो भी पुराने टैक्स आपको पता है कि मैम ये वाले इनडायरेक्ट टैक्स लगते थे, सभी जीएसटी में सबस्यूम हो गए, सभी जीएसटी में मिक्स हो गए। मैम कौन सा जीएसटी में मिक्स नहीं हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। हम बोलेंगे टैक्सेस नॉट सबस्यूम्ड इन जीएसटी, कि मैम भले जीएसटी आया फिर भी इन गुड सर्विसेज पे तो जीएसटी अभी तक नहीं आया है। क्या है ये? मैम सबसे पहला हम बोलते हैं अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, प्लस मैम स्पिरिट्स वगैरह जो अल्कोहल बनाने में यूज होती है। नहीं करना, सब बुक में लिखा है, आपको जो लिखना होगा आई विल टेल यू, यू डोंट हैव टू राइट एनीथिंग, बस अटेंशन दो, यही याद ही हो जाएगा, बात ही खत्म हो जाएगी। तो देखो सबसे पहला गुड्स जिसके ऊपर आज जीएसटी नहीं लगता, कभी दारू लेने गए हो? दारू, हाय हाय मैम कैसी बात कर रहे हो, अच्छा नहीं लेने गए, चलो कोई बात नहीं। कभी दारू का बिल देखा है? मैम छीछी कैसी बातें कर रहे हो आप। तो देखो जो अल्कोहल है पीने वाला, ठीक है मैम, पीने के अलावा कौन सा अल्कोहल होता है? अच्छा टेल मी, आपको और कोई चीज पता है जिसमें अल्कोहल यूज होता है? मैम पीने के अलावा शायद इंडस्ट्री में आप कोई गुड्स के नाम बता सकते हो जिसमें अल्कोहल यूज होता है? सैनिटाइजर, सैनिटाइजर में अल्कोहल यूज होता है। मैम फेस की जो क्रीम्स आती है, टोनर्स आते हैं, उनमें अल्कोहल यूज होता है। या फिर हम बोल सकते हैं कि सैनिटाइजर्स, टोनर्स, हाँ कफ सिरप्स, मेडिसिन वगैरह में अल्कोहल यूज होता है, राइट मैम। तो वो ह्यूमन कंजम्पशन वाला डायरेक्ट अल्कोहल नहीं है, वो बिजनेस में, मैन्युफैक्चरिंग में, कोई प्रोडक्ट बनाने में यूज हो रहा है, वो अलग चीज हो गई, उन पे जीएसटी लगता है। वैसे अल्कोहल पे जीएसटी लगता है। हम बात कर रहे हैं वो अल्कोहल जो पीने के डायरेक्टली काम आता है, ह्यूमन कंजम्पशन वाला दारू, ह्यूमन कंजम्पशन वाला अल्कोहल। या फिर मैम ऐसी स्पिरिट, डीनेचर्ड अननेचर्ड स्पिरिट होती है जिसको यूज करके अल्कोहल बनाया जाता है। यानी सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो अल्कोहल जो पीने के काम आता है, और अल्कोहल का रॉ मटेरियल जिससे अल्कोहल बन रहा है, वो जो स्पिरिट जिसको सड़ा सड़ा के गला गला के अल्कोहल बनाते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। अब एक बात बताओ मैम, सारे गुड सर्विसेज पे जीएसटी लगाया, अल्कोहल तो मैम इतना ज्यादा बिकता है,
उस पे तो गवर्नमेंट को पहले जीएसटी लगाना चाहिए। मैम अल्कोहल पे तो इनफैक्ट गवर्नमेंट कितना सारा जीएसटी कलेक्ट कर सकती है, आज कितना अल्कोहल इंडिया में बिकता है, अल्कोहल पे कैसे जीएसटी नहीं लगाया, ये क्या हो गया। देखो एक इसका ना पूरा स्टोरी बैकग्राउंड समझाती हूँ आपको। अल्कोहल जो होता है ना वो स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। आज अगर आप लोगों ने सुना होगा कि मैम गुजरात में अल्कोहल बैंड है, ऐसा कैसा, गुजरात ने अकेले ने कैसा डिसीजन ले लिया, क्योंकि अल्कोहल पे टैक्स लगाना है नहीं लगाना है, कितना लगाना है, या अल्कोहल ही बंद करना है, ये डिसीजन सोनली स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। तो गुजरात की स्टेट गवर्नमेंट ने ये डिसाइड कर दिया कि भाई गुजरात को ड्राई स्टेट बनाना है, ऐसा खुले में अल्कोहल नहीं बिकेगा। इसलिए अगर आप अलग अलग स्टेट्स में देखोगे तो अल्कोहल, सेम अल्कोहल का प्राइस भी अलग अलग होगा। क्यों मैम, यही दारू की बाटली एक स्टेट में सस्ती एक स्टेट में महंगी, ऐसा क्यों होता है मैम, क्योंकि हर स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि उनको कितना टैक्स लगाना है अल्कोहल पे, वो अपने हिसाब से लगा सकती है। अल्कोहल बनता है तो जो एक्साइज लगता है वो स्टेट एक्साइज लगता है, ना कि सेंट्रल एक्साइज। अब आप समझो अगर जीएसटी आ जाएगा तो जीएसटी तो क्या है मैम, ड्यूअल मॉडल, मतलब आधा टैक्स जाएगा सेंटर के पास, आधा टैक्स जाएगा स्टेट के पास, ये तो फिक्स रूल है जीएसटी का। सेकंड, उसके अलावा मैम जीएसटी में तो एक मैक्सिमम रेट है कि भाई इससे ज्यादा जीएसटी 40%, पहले तो 2080 था प्रैक्टिकली, फिर अभी गवर्नमेंट ने ऐसे लॉ में शुरू से 40 था बट प्रैक्टिकली हाईएस्ट रेट 2080 चलता था, बट फिर नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म्स लाए और कुछ कुछ गुड्स पे 40% भी कर दिया। अब लॉ के हिसाब से 40% से ज्यादा जीएसटी आप किसी गुड्स या सर्विस पे लगा नहीं सकते, ऐसा जीएसटी लॉ में लिखा है। अब मैम अगर अल्कोहल को जीएसटी में ला देंगे तो क्या होगा मैम, मैक्सिमम 40% से ज्यादा जीएसटी लगा नहीं पाओगे, और वो 40 में भी 20 कौन ले जाएगा मैम, सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाएगी, और 20 ही स्टेट के पास बचेगा। तो सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने मना कर दिया कि देखो अगर तुम जीएसटी लाओगे तो हम हाँ नहीं बोलेंगे, अल्कोहल से इतना सारा पैसा हमको मिलता है, हम थोड़ी ना वो सारा पैसा छोड़ देंगे, अरे छोड़ना छोड़ो, हम सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ शेयर भी क्यों करें। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को समझ में आ गया कि अगर अल्कोहल पे जीएसटी लगा दिया तो सारी स्टेट मना कर देगी, हम जीएसटी ला ही नहीं पाएंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बोला सारी स्टेट को कि चलो कोई बात नहीं, तुम खुश रहो, अपन एक काम करते हैं कि सारे गुड्स सर्विसेज पे जीएसटी लगा देते हैं, अल्कोहल को छोड़ देते हैं, अल्कोहल पे जो चल रहा है वो चलने दो। मतलब जो अल्कोहल बनाएगा, मैन्युफैक्चर करेगा, वो पहले भी स्टेट एक्साइज भरता था, वो आज भी स्टेट एक्साइज ही भरेगा। और तुम अगर अल्कोहल को इंट्रा स्टेट बेचोगे तो वैट भर देना, इंटर स्टेट बेचोगे तो सीएसटी भर देना। तो जो पहले चलता था वही चलने दो, कोई बात नहीं, हम जीएसटी नहीं लगाएंगे। इसीलिए बेयर लॉ के अंदर ही गवर्नमेंट ने लिख दिया कि भाई हम सारे गुड्स सर्विसेज के ऊपर जीएसटी लगाएंगे, लेकिन हम अल्कोहल के ऊपर जीएसटी नहीं लगाने वाले हैं। कौन सा अल्कोहल मैम, ह्यूमन कंजम्पशन वाला अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल, ह्यूमन कंजम्पशन वाला अल्कोहल, और प्लस मैम वो रेक्टिफाइड स्पिरिट्स वगैरह जिनको सड़ा सड़ा के गला गला के अल्कोहल बनाया जाता है। सो बेसिकली अल्कोहल और अल्कोहल का रॉ मटेरियल, इन दो चीजों पे हम जीएसटी नहीं लगा रहे, नहीं लगाएंगे। सारे स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा गवर्नमेंट ने आश्वासन दे दिया, बेयर लॉ में ही लिख दिया कि चलो भाई अल्कोहल को लॉ से ही बाहर निकाल दो, इस पे जो चल रहा था वो चलने दो। तो मैन्युफैक्चरिंग पे क्या चल रहा था, स्टेट एक्साइज, वही चलने दो, और जब सेल करते हैं तब वैट सीएसटी लगता था, अगर इंट्रा है तो वैट, और अगर इंट्रा स्टेट सेल करोगे तो वैट, इंटर करोगे तो सीएसटी, तो वही एज इट इज चलने दो। बोलो आ रहा है क्या समझ में? हाँ मैम, अभी थोड़ी देर में हो जाएगा लवली, ठीक है। चल अब सेकंड मैम, सेकंड हमने बोला कि तुम जाओ जाके नैप ले लो। क्या बोला हमने, 5 चीजें हैं, हमने बोला तुम जाओ और जाके नैप ले लो, सो जाओ। क्यों मैम, ये जो 5 चीजें हैं, ये 5 चीजें क्या है मैम, H फॉर हाई स्पीड डीजल, M फॉर मोटर स्पिरिट, N फॉर नेचुरल गैस, A फॉर एविएशन टर्बाइन फ्यूल, एंड P फॉर पेट्रोलियम क्रूड। मतलब मैम एज सच तो ये सारी
पेट्रोल रिलेटेड चीजें हैं, डीजल, पेट्रोल, स्पिरिट गैस, वो प्लेन उड़ाने वाला, एविएशन, टरबाइन फ्यूल, सब यहाँ पे आ गया। इन 5 चीजों को हमने बोला कि तुम जाओ और जाके क्या करो, नैप ले लो। तुम पे हम जीएसटी आज नहीं लगा रहे, तुम पे हम जीएसटी आज नहीं लगा रहे, लेकिन फ्यूचर में लगाएंगे। अभी गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है कि कैसे, कितना जीएसटी, क्या करना है, कैसे लगाना है, तो ये अभी तक डिसाइड नहीं हुआ। जिस दिन गवर्नमेंट का, काउंसिल का डिसाइड हो जाएगा, उस दिन वो लोग नोटिफाई कर देंगे, तब से तुम्हारे ऊपर जीएसटी लगा देंगे। तो इनको परमानेंटली नहीं भेज दिया। देखो अल्कोहल को परमानेंटली भेज दिया, अल्कोहल को बोला कि भाई तेरे पे जीएसटी लगा नहीं रहे थे, लगा भी नहीं रहे, लगाएंगे भी नहीं, तू तेरे चिल कर, एक्साइज और वैट ही लगेगा तेरे पे। लेकिन मैम हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन टरबाइन फ्यूल और पेट्रोलियम क्रूड, इन 5 चीजों पे जीएसटी आज नहीं लग रहा, लेकिन फ्यूचर में लगेगा। कब लगेगा मैम, अभी हमें नहीं पता कब लगेगा। गवर्नमेंट अपना डिसीजन लेगी और नोटिफाई कर देगी, तब से लगाएंगे। तो मैम तब तक क्या करें, जब जीएसटी आएगा तब आएगा, तब तक क्या करना है, तब तक वही इनकी मैन्युफैक्चरिंग पे तो लगता है सेंट्रल एक्साइज, लेकिन फिर इनके सेल पे तो वैट या सीएसटी ही लगता है। इसलिए आप अगर देखोगे ना, तो पेट्रोल का भी प्राइस आपको हर स्टेट में अलग अलग मिलेगा, है ना। कुछ स्टेट में पेट्रोल डीजल थोड़ा मैम 1-2 रुपए का फर्क चलता है कि ये स्टेट में ज्यादा, ये स्टेट में कम। क्यों मैम, क्योंकि वैट हर स्टेट अपना अपना खुद डिसाइड करती है। तो मैम किसी स्टेट का वैट ज्यादा हो सकता है, किसी का कम हो सकता है। सेंट्रल एक्साइज सब पे सेम है क्योंकि वो सेंटर का है, पर मैम वैट भी तो लगता है बाद में, वो सारे स्टेट्स का अलग अलग हो सकता है। एंड इसीलिए मैम पेट्रोल का भी प्राइसेस सारे स्टेट्स में क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। अगर पेट्रोल पे जीएसटी आ गया तो फिर सारे स्टेट में पेट्रोल का भी प्राइस सेम हो जाएगा, क्योंकि जीएसटी का परसेंटेज तो पूरे इंडिया में हर जगह पे सेम ही लगता है। तो अगर कभी फ्यूचर में पेट्रोल पे जब भी जीएसटी आएगा, तब पूरे इंडिया में क्या हो जाएगा मैम, पेट्रोल का प्राइस सेम हो जाएगा। राइट मैम। तो देखो ये 2 चीजें सब बुक में लिखा हुआ है, आ जाओ। तो मैम सबसे पहला हम बोलेंगे कि जो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है, या प्लस मैम ये जो अनडीनेचर्ड न्यूट्रल अल्कोहल या स्पिरिट वगैरह होती है, जिसको यूज करके हम अल्कोहल बनाते हैं, इन पे जीएसटी लगा ही नहीं रहे, खत्म बात। ये आउटसाइड जीएसटी ही है, ये शुरू से आउटसाइड जीएसटी है। तो इस पे मैन्युफैक्चरिंग पे स्टेट एक्साइज लगा देंगे, और इंट्रा स्टेट सेल है तो वैट, इंटर स्टेट सेल है तो सीएसटी लगा देंगे। पर मैम ये जो 5 चीजें हैं ना, कौन सी 5, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन टरबाइन फ्यूल और पेट्रोलियम क्रूड, ये 5 चीजों को हमने बोला कि तुम जाओ और जाके नैप ले लो। सो हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन टरबाइन फ्यूल और पेट्रोलियम क्रूड, तुम जाओ और जाके सो जाओ। क्यों, क्योंकि तुम पे जीएसटी आज नहीं लग रहा, लेकिन जीएसटी काउंसिल एक डेट डिसाइड करेगी, वो डेट गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, तब से तुम पे जीएसटी लगाएंगे। तो मैम अब तब तक क्या करना है, तब तक सेंट्रल एक्साइज और वैट सीएसटी लगाना है। बोलो कोई डाउट है कि एकदम क्लियर? मेरे साथ साथ याद भी हो रहा है ना? हाँ। अब देखो ये 2 चीजें हैं जिन पे जीएसटी लग ही नहीं रहा। इस पे तो परमानेंटली नहीं लग रहा, इस पे टेम्पररी नहीं लग रहा, पर जीएसटी लग ही नहीं रहा। अब 2 चीजें ऐसी है जिन पे जीएसटी लगना चालू हो चुका है, पर उनका एक्साइज भी गवर्नमेंट ने बंद नहीं किया। मैम एक है टोबैको। अब टोबैको पे ऐसा है ना कि टोबैको की सेल पे जीएसटी लगना चालू तो हो गया, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला कि यार टोबैको तो गंदी चीज है, सिन गुड है, डीमेरिट गुड है, तो लोगों से ज्यादा टैक्स मांगेंगे तो भी लोग मना नहीं कर पाएंगे। इसलिए टोबैको की मैन्युफैक्चरिंग पे जो एक्साइज पहले था वो आज भी है, लेकिन अब सेल पे क्या हो गया मैम, जीएसटी लगना चालू हो गया। यानी टोबैको जीएसटी के परव्यू से बाहर है ऐसा नहीं बोल सकते, हाँ, लेकिन टोबैको पे जो पुराने टैक्सेस थे वो आज भी लगते हैं। कौन सा एक्साइज लगता है मैम, तो सेंट्रल एक्साइज लगता है टोबैको के ऊपर। एंड सेम टू सेम चीज मैम, मान लो नार्कोटिक्स है। ये नार्कोटिक्स क्या होता है मैम, ये क्या है मैम, चरस, गांजा, वीड, है ना। नार्कोटिक्स, ड्रग्स, ओपियम, इंडियन हेम्प,
ये वो जो ऐसा नहीं दिखाते वो क्रेडिट कार्ड से ऐसा ऐसा करके जो भी होता है, राइट। तो ये क्या होता है मैम, नार्कोटिक्स हो गए, ड्रग्स हो गए, इंडियन हेम्प, ओपीएम वगैरह वाली जो चीजें हैं, अगेन ये भी गंदी चीजें हैं ना, इस पे ज्यादा टैक्स लोगे तो कोई रोक पाएगा नहीं। तो इनकी सेल पे भी जीएसटी तो लगना चालू हो गया, बट इसके मैन्युफैक्चरिंग पे जो एक्साइज लगा करता था वो अभी भी बंद नहीं हुआ, अभी भी एक्साइज लगता है। पर कौन सा एक्साइज लगता है मैम, स्टेट एक्साइज। अब आप लोगों को ये डाउट हो सकता है कि मैम हमें याद कैसे रहेगा कि कहाँ सेंट्रल और कहाँ स्टेट, क्योंकि दो जगह पे स्टेट एक्साइज है और दो जगह पे सेंट्रल एक्साइज है। तो अपन को एक सिंपल ट्रिक याद रखने की, जो नशे वाली चीजें हैं ना, नशे, बोलो नशे किससे करते हैं लोग, दारू और ड्रग्स। लोग नशे किससे करते हैं मैम, दारू और ड्रग्स से नशा हो जाता है। तो नशे वाली चीजों पे तो लगता है स्टेट एक्साइज। अब बचा क्या मैम, टोबैको। सी टोबैको एक आदत है, नशा नहीं है। मतलब टोबैको करके लोग बावड़े नहीं हो जाते, ऐसा पागलपंती नहीं करते, वो ड्रग्स और दारू से होता है, राइट। तो मैम टोबैको और पेट्रोल ये नशे वाली चीजें नहीं है ना, तो इन पे सेंट्रल एक्साइज लगाएंगे। बट अल्कोहल और नार्कोटिक्स जो नशे वाली चीजें हैं उन पे अपन क्या करेंगे, स्टेट एक्साइज लगा देंगे। ये एक्साइज की बात हो गई। अब मैम जीएसटी से बाहर तो दो ही चीज है, अल्कोहल और नैप, तो इस पे वैट सीएसटी लगा दो। बाकी जो दो चीजें बची, टोबैको और नार्कोटिक्स, इन पे जीएसटी लगना चालू हो चुका है, लेकिन इनका जो एक्साइज था वो भी अभी तक गवर्नमेंट ने डिसकंटिन्यू नहीं किया है, राइट। देन उसके बाद हम बात करते हैं एंटरटेनमेंट टैक्स की। अब देखो एंटरटेनमेंट टैक्स जीएसटी में सब्स्यूम हो चुका है, एंटरटेनमेंट टैक्स जीएसटी में सब्स्यूम हो चुका है, लेकिन पर्टिकुलर एक टाइप का एंटरटेनमेंट टैक्स, कौन सा मैम, जो लोकल बॉडीज लेवी करती है। मैम लोकल बॉडी मतलब क्या, आपका जो यहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी पंचायत वगैरह जो होती है ना, वो वहां की लोकल बॉडी होती है। तो एंटरटेनमेंट टैक्स अगर कोई अलग, मतलब आप मूवीज वगैरह देखने जाओ जिन पे जो एंटरटेनमेंट टैक्सेस लगा करते थे, वो सब तो जीएसटी में सब्स्यूम हो चुके हैं। पर अगर कोई और तरीके का एंटरटेनमेंट टैक्स है, मेले वेले लगते, अगर ऐसा कुछ एंटरटेनमेंट टैक्स है जो लोकल बॉडी वहां की लेवी करती थी, उसका पावर अभी भी गवर्नमेंट ने लोकल बॉडी को दे रखा है कि ठीक है, अगर लोकल बॉडी चाहे तो एंटरटेनमेंट टैक्स ले सकती है। इसलिए जब अपन टैक्सेस सब्स्यूम वाला पार्ट देखेंगे ना, सब्स्यूम, तो हम बोलेंगे कि मैम सारे टैक्स सब्स्यूम हो चुके हैं, इवन एंटरटेनमेंट टैक्स भी सब्स्यूम हो चुका है। लेकिन अगर लोकल बॉडी कोई एंटरटेनमेंट टैक्स लेवी करती थी तो उसका पावर है उनके पास, तो हम बोलेंगे कि एंटरटेनमेंट टैक्स अगर लोकल बॉडी का है ना, तो उसका पावर लोकल बॉडी के पास है। जो अदर एंटरटेनमेंट टैक्सेस थे वो सब जीएसटी में सब्स्यूम हो गए। टोबैको की बात करें तो सेंट्रल एक्साइज और जीएसटी, ओपीएम, इंडियन हेम्प, नार्कोटिक्स या ड्रग्स वगैरह जो है तो स्टेट एक्साइज और जीएसटी। शॉर्ट में यहाँ पे लिखना है तो लिख लो कि भाई नशे वाली चीज, मैम नशे वाली चीज पे हम हमेशा स्टेट एक्साइज लगाएंगे और रिमेनिंग पे सेंट्रल एक्साइज। वेरी सिंपल, राइट मैम। और ये तो समझ आ ही जाता है कि भाई अल्कोहल और ये नैप, इनको बोला तुम जाओ जाके सो, तो दो चीजों पे जीएसटी नहीं है तो वैट और सीएसटी है। अब बाकी बच क्या गया मैम, टोबैको और ड्रग्स, तो उस पे जीएसटी आ गया लेकिन एक्साइज भी चालू है। आया क्या समझ में? हाँ, मैं जो भी चीज आपको रफ में लिख लिख के समझा रही हूँ सब अपनी बुक में लिखा हुआ है, तो आप अपना फोकस सिर्फ ध्यान देने पे, समझने पे और याद रखने पे रखो। लिखने का काम आपको बिल्कुल लोड नहीं लेना, मैंने एवरीथिंग बुक में लिख के दिया है। कुछ नहीं लिखा होगा बुक में तो आई विल टेल यू कि भाई ये नहीं लिखा है, लिख लो। और ये बोर्ड नोट्स भी आपके साथ क्लास के बाद शेयर हो ही जाते हैं, तो आपको बोर्ड नोट्स देख के कुछ लगे भी कि आपको नोट डाउन करना है तो आफ्टर क्लास कर लेने का। ये जो भी अपन रफ में स्क्रिबल करते हैं, बोर्ड नोट्स बनाते हैं, वो मैं वैसे भी आपके साथ लेक्चर के बाद शेयर करती हूँ, आपकी ड्राइव पे भी अपलोड करवा दूंगी इफ यू वांट। ठीक है, हाँ। अब एक लास्ट चीज जो होता है प्रॉपर्टी, मतलब अगर आप घर, ऑफिस वगैरह, लैंड, बिल्डिंग बेचते हो, रियल एस्टेट सेक्टर बेचते हो, तो वो भी जीएसटी से बाहर। क्यों मैम? क्योंकि उन पे लगते हैं स्टैंप ड्यूटी, उन पे लगते हैं प्रॉपर्टी टैक्सेस। अब देखो, हो सकता है कि आप में से किसी ने रिसेंटली नया घर खरीदा हो,
बिल्डर से। मैम अभी वो प्रॉपर्टी बनी नहीं है मैम, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी अगर अपन खरीदते हैं ना तो जीएसटी लगता है। ये अपन सप्लाई के चैप्टर में देखेंगे, डोंट वरी, अभी यहाँ आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। सप्लाई के चैप्टर में ये पूरा कॉन्सेप्ट वापस आएगा कि अगर अपन अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो जीएसटी लगता है। लेकिन बना बनाया रेडी प्रॉपर्टी है या लैंड एज इट इज बेच रहे हैं मैम, लैंड बेचा, इमूवेबल प्रॉपर्टी या बिल्डिंग, घर, प्रॉपर्टी, ऑफिस जो बनी हुई है, कंप्लीटेड है, वो आगे से आगे बेचते हैं ना, दैट इज आउटसाइड जीएसटी। क्यों मैम? क्योंकि प्रॉपर्टी के ऊपर स्टैंप ड्यूटीज, प्रॉपर्टी टैक्सेस ऑलरेडी लग रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है, अभी बनी नहीं है, बन रही है, उस टाइम पे उसको बेचते हैं तो जीएसटी लगता है। क्यों लगता है, कितना लगता है, कैसे लगता है, वेट, जब अपन सप्लाई चैप्टर में जाएंगे तब समझ लेना। तो बिफोर कंस्ट्रक्शन छोड़ दो, यहाँ पे हम सिंपली उसकी बात कर रहे हैं जो कंप्लीटेड लैंड, बिल्डिंग, बने हुए रियल एस्टेट सेक्टर्स है, उनको बेचा तो जीएसटी नहीं लगेगा। ये भी जीएसटी के परव्यू से बाहर आ जाते हैं। तो देखो, टैक्सेस सब्स्यूम तो कोई काम का नहीं, क्योंकि सब कुछ ही सब्स्यूम हो चुका है। सब्स्यूम क्या नहीं हुआ वो हमारे लिए काम का है। तो मैम क्या सब्स्यूम नहीं हुआ? प्रॉपर्टी पे लग जाता है मैम स्टैंप ड्यूटी और प्रॉपर्टी टैक्सेस, इसलिए उसको हमने छोड़ दिया। तो चलो एक बार मेरे साथ रिवाइज कर लो फटाफट से। मैम कौन कौन से टैक्सेस है जो जीएसटी में सब्स्यूम नहीं हुए? अल्कोहलिक लिकर और प्लस मैम वो जो स्पिरिट्स वगैरह है जो अल्कोहल बनाने में यूज होती है, वो जीएसटी से बाहर, परमानेंटली बाहर है मैम। उसके मैन्युफैक्चरिंग पे स्टेट एक्साइज, क्योंकि वो नशे वाली चीज है और जीएसटी है ही नहीं, तो सेल पे क्या लग जाएगा, वैट और सीएसटी। उसके बाद मैम तुम जाओ और जाके नैप ले लो। सो हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल और पेट्रोलियम क्रूड, 5 चीजों पे जीएसटी आज नहीं लगा रहे, फ्यूचर में लगाएंगे। तो तब तक क्या लगा रहे हैं मैम? तब तक मैन्युफैक्चरिंग पे लगाएंगे सेंट्रल एक्साइज और सेल पे लगाएंगे वैट सीएसटी। अब टोबैको और नार्कोटिक्स पे जीएसटी आ चुका है, लेकिन एक्साइज भी अभी तक बंद नहीं हुआ। तो नशे वाला क्या है, नार्कोटिक्स, उस पे लगा दो स्टेट एक्साइज, और बचा क्या टोबैको, उस पे लगा दो सेंट्रल एक्साइज, बाकी सेल पे तो जीएसटी है ही। एंटरटेनमेंट टैक्स सारे सब्स्यूम हो गए, पर लोकल बॉडी जो एंटरटेनमेंट टैक्स लगाया करती थी, वो लोकल बॉडी वाला एंटरटेनमेंट टैक्स अभी भी चालू है। बाकी लैंड, बिल्डिंग, प्रॉपर्टीज कंप्लीटेड है तो स्टैंप ड्यूटी, प्रॉपर्टी टैक्सेस लगते हैं, तो वो भी जीएसटी से बाहर हो जाती है। चलो बता दो, समझ आ गया, मजा आ गया, याद हो गया? यस मैम, तीनों चीज हाँ होनी चाहिए। खाली समझा पर याद ही नहीं हुआ मैम, वापस अपने आप से करना पड़ेगा, ऐसा काम नहीं है। लवली एट द एंड ऑफ द क्लास आस्क मी, बोलो हाँ मैम हाँ। चलो अब अपन देखेंगे जीएसटी के कॉमन पोर्टल। जीएसटी की वेबसाइट देखी है आप में से किसी ने कभी भी? टेल मी, आप में से किसी ने जीएसटी का वेबसाइट देखा है क्या? कल करेंगे वापस रिवाइज, डोंट वरी। चलो, जीएसटी का वेबसाइट देखा क्या किसी ने? अरे मैम अभी तो आप स्क्रीन पे खुल के बैठे हो। यस, मैं दिखा रही हूं आपको। चलो, दिस इज हाउ द जीएसटी वेबसाइट लुक्स। तो ये है ना, ये इसको अपन कॉमन पोर्टल बोलते हैं जीएसटी की लैंग्वेज में। इस वेबसाइट, क्या वेबसाइट है मैम ये? www.gst.gov.in, www.gst.gov.in। ये अपनी कॉमन पोर्टल है या जीएसटी का वेबसाइट। मैम हर एक चीज जीएसटी रिलेटेड हमें कुछ भी करना है, हम सारी की सारी चीजें इस वेबसाइट पे ही करने वाले हैं, इसलिए इसको कॉमन पोर्टल बोलते हैं। कॉमन मतलब मैम कॉमनली जीएसटी का हर काम यहीं से होने वाला है। अगर आपके पास जीएसटी नंबर है ऑलरेडी तो आप लॉगिन में चले जाओ और अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालो, लॉगिन करो और अंदर आपका सारा पोर्टल खुल जाएगा। नहीं मैम मुझे तो अभी नया रजिस्ट्रेशन लेना है, तो सर्विस में जाओ, रजिस्ट्रेशन में जाओ, न्यू रजिस्ट्रेशन में जाओ और नए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दो। मैम मुझे जीएसटी में चालान बनाना है, पेमेंट करना है, पेमेंट में चले जाओ। मैम और दूसरी सर्विसेज जैसे देखो अभी आपको बताया ना कि एचएसएन कोड क्या होता है, तो मुझे सर्च करना है कि भाई ये एचएसएन कोड का क्या डिस्क्रिप्शन है, या मैं जो गुड्स में डील करूँ उसका क्या एचएसएन कोड होगा,
तो आप उसको सर्च कर लो, राइट मैम। हॉलीडेज की लिस्ट क्या है, देन मान लो कि मैम अगर आपने कोई रिफंड के लिए अप्लाई करा है तो क्या हुआ, मेरा रिफंड कहाँ पहुंचा, मुझे मेरा एप्लीकेशन ट्रैक करना है, नंबर डालो ट्रैक कर लो। ई वे बिल बनाना है तो यहां से आप ई वे बिल पे क्लिक करोगे तो सीधा आपको ई वे बिल की वेबसाइट पे रिडायरेक्ट करने का भी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है मैम। फिर मान लो सर्च करना है टैक्स पेयर, देखो ये एक मस्त चीज है ना। लेट अस से मैम हमें देखना है कोई भी शॉप है जिसके बाहर जीएसटी नंबर उसका लिखा हुआ है, अब वो जेन्युइन है कि नहीं मैम, असली है कि नहीं, कैसे पता चलेगा। आज मान लो मेरे पास जीएसटी नंबर है ही नहीं, मैं तो अनरजिस्टर्ड हूं, ठीक है, मैंने ऐसे ही रैंडमली एक जीएसटी नंबर बना के और मेरे शॉप के बाहर लिख दिया कि भाई ये मेरा जीएसटी नंबर है, ये मेरा जीएसटी नंबर है, ऐसा बोल के मैंने जबरदस्ती गलत जीएसटी नंबर बना लिया अपना। जीएसटी नंबर बनाना तो इजी है, जीएसटी नंबर 15 डिजिट का होता है, मुझे पता है, तो मैंने अपने हिसाब से 15 डिजिट का नकली जीएसटी नंबर लिख दिया और डाल दिया। अब मैं लोगों को क्या करती हूँ, बोलती हूँ कि अरे मैं रजिस्टर्ड हूँ, मुझे तो जीएसटी कलेक्ट करना पड़ेगा, जीएसटी कलेक्ट करके मुझे गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, है ना, ऐसा मैं करती हूँ। अगर आपको कभी भी चेक करना हो, मान लो आपके पास कोई भी बिल है, कोई भी बिल आपके पास पड़ा है और आपको चेक करना है कि ये जीएसटी नंबर जेन्युइन है कि नहीं, वैलिड है कि नहीं, क्या एक्चुअली ये पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड है कि नहीं, ऐसा अगर अपने को चेक करना है तो अपन क्या कर सकते हैं मैम, किसी का भी जीएसटी नंबर सर्च कर सकते हैं। चलो अपन करके देखेंगे क्या, 1 मिनट रुक जाओ। कोई बिल हमारे पास पड़ा है क्या, हम देख रहे हैं, नहीं मैम कोई बात नहीं, अपन एक काम करते हैं, सर्च करते हैं डायरेक्ट। चलो जीएसटी नंबर, या अपन पैन नंबर से देख लेते हैं। चलो पैन नंबर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, है ना। जैसे मैंने सर्च करा, मेरे फोन पे सर्च करके बता रही हूँ आपको, रिलायंस इंडस्ट्रीज का पैन नंबर, आप यहाँ चले जाओ सर्च बाई पैन में। अब जैसे गूगल पे आ गया, रिलायंस का पैन नंबर है AACR5055K, ये जीएसटी ये रिलायंस का पैन नंबर है। यहाँ पे मैंने डाला, फिर आपको कैप्चा कोड डालना है, तो 793661 अपन को कैप्चा दिख रहा है, डाला और सर्च किया। तो देखो मैम जीएसटी के रिलायंस इंडस्ट्रीज के कितने सारे जीएसटी नंबर है, ऑफ कोर्स होंगे मैम, क्योंकि हमें हर स्टेट में अलग अलग जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। तो मणिपुर में, केरला में, त्रिपुरा में, मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हर स्टेट में रिलायंस का जीएसटी नंबर है। रैंडमली कोई भी मान लो अपन मध्य प्रदेश वाला देखना चाहते हैं, तो मध्य प्रदेश में चले गए, वापस से अपन डाल देंगे कैप्चा कोड विच इज 292869 और सर्च किया अपन ने, तो ये पूरी डिटेल आ जाती है कि देखो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, नॉर्मल टैक्स पेयर है, ये उसके ऑफिस का, ये डीबी सिटी मॉल एरेना हिल्स पे मध्य प्रदेश में ऑफिस है, भोपाल में रिलायंस का। देन उसके बाद मैम ये लोग क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरर है क्या, ये कौन कौन से एचएसएन कोड में डील करते हैं, आपको ये भी मिलेगा कि देखो ये लोग यहाँ पे रबर, पॉलिएस्टर, आईएसओ, ब्यूटेलिन या जो भी है लो डेंसिटी पॉलिथीन वगैरह का ये लोग बिजनेस करते हैं, ये आपको एचएसएन कोड भी मिल जाएगा कि वो कौन से बिजनेस में इन्वॉल्व है। आप उसका फाइलिंग टेबल भी देख सकते हो। फाइलिंग टेबल मतलब मैम कि उसने कौन से महीने का रिटर्न कौन सी डेट को भरा था। तो मान लो मैम सितंबर का अपन देख रहे, तो सितंबर का 18 अक्टूबर को उनका रिटर्न फाइल हो चुका है, अगस्त का 20 सितंबर को रिटर्न फाइल हो चुका है, जुलाई का 20 अगस्त को रिटर्न फाइल हो चुका है। तो जीएसटीआर 3B या जीएसटीआर 1 जो भी अपन को जीएसटी में रिटर्न भरने होते हैं, वो कौन कौन से महीने के कौन कौन सी डेट को ये लोग रिटर्न भर चुके हैं, सारी चीजें आप खाली जीएसटी नंबर या पैन नंबर से क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। अगर आप गलत जीएसटी नंबर यहाँ पे डालोगे तो डिटेल आएगी ही नहीं, एरर बता देगा, तो आप ऑटोमेटिक समझ जाना कि भाई ये जो पर्सन है ना ये फ्रॉड है, ये गलत जीएसटी नंबर के बेसिस पे हमसे टैक्स कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। आप रैंडमली कहीं भी आज निकलो रोड पे, आपको देखो ये रूल होता है कि जिसके पास जीएसटी नंबर है ना उसको अपने शॉप के साइन बोर्ड पे जीएसटी नंबर लिखना ही पड़ता है, नेम बोर्ड पे जीएसटी नंबर लिखना जरूरी है। तो आप रैंडमली मार्केट में निकलोगे, कोई भी शॉप का क्या करना है, जीएसटी नंबर आपको देखने मिल जाएगा। या कुछ मान लो आप शॉपर स्टॉप गए, क्रोमा गए, रिलायंस गए, डीमार्ट गए, कहीं भी गए, कुछ भी आपने खरीदा
बिल में उनका जीएसटी नंबर तो होगा ही, उसको gst.gov.in की वेबसाइट पे जाके सर्च टैक्स पेयर में जाके और सर्च बाय जीएसटी नंबर हो तो वो, पैन हो तो वो, सर्च बाय पैन करना, आपको उनकी सारी डिटेल मिल जाएगी कि कौन से ईयर में रजिस्ट्रेशन लिया था, रिटर्न टाइम पे भरते हैं नहीं भरते, कब भरते हैं, कौन से गुड सर्विसेज में डील करते हैं, उनका ऑफिस का एड्रेस क्या है, उनके ऊपर गवर्नमेंट का जो जुरिस्डिक्शन है वो जुरिस्डिक्शनल गवर्नमेंट का ऑफिस कहाँ है, एवरीथिंग यू कैन फाइंड आउट ऑन दिस कॉमन पोर्टल। आ रहा है क्या समझ में? हाँ मैम। उसके अलावा हम डाउनलोड में जीएसटी के कुछ ऑफलाइन टूल्स वगैरह होते हैं जिनको यूज करके अपन रिटर्न भर सकते हैं, तो वो सारे टूल्स डाउनलोड करना, लॉगिन करना। अब ये तो अभी तक अपन ने लॉगिन किया भी नहीं है, अभी तक तो अपन ने लॉगिन किया भी नहीं है, अपन यहाँ पे अपना जीएसटी नंबर, यूजर आईडी, पासवर्ड कुछ डाल नहीं रहे। ये कॉमन ओपन चीजें हैं जो आप भी कर सकते हो। अभी जाके जीएसटी की वेबसाइट खोलो तो यही खुलेगा। देखो आपको सारी ड्यू डेट्स मिलेगी कि भाई जिसको जो जो रिटर्न भरना है उसकी ड्यू डेट क्या है, या फिर मैम अगर कोई नए लॉज आए होंगे कि अभी देखो नए न्यूज क्या चल रहे हैं जीएसटी को लेके, तो अभी ये वाली न्यूज चल रही है जीएसटी को लेके। सो एवरी सिंगल थिंग you can find out on this particular portal only। ये सब अपने कोर्स में नहीं है सानिया, ये मैं जो भी बता रही हूँ ना ये अपने सिलेबस में नहीं है, मैं ऐसे ही आप लोगों को एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आए, नॉलेज आए इसीलिए बता रही हूँ कि अभी तक तो हमने लॉगिन किया ही नहीं है, फ्री में ओपनली ये सारी चीजें हम देख रहे हैं। एक बार आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लोगे तो उसके बाद आपकी सारी डिटेल दिखने लग जाएगी कि भाई आपको रिटर्न भरना है, अप्लाई करना है, जो भी करना है आप सब लॉगिन करके इस एक पोर्टल से सारा काम करने वाले हो। तो मैम ये जो www.gst.gov.in की वेबसाइट है जिसको अपन प्यार से जीएसटी में क्या बोलते हैं, कॉमन पोर्टल बोल देते हैं। आपको जीएसटी रिलेटेड कोई भी काम हो, एनी एंड एवरी वर्क ऑफ जीएसटी आपका इस सिंगल वेबसाइट से हो जाने वाला है जिसको हम gst.gov.in बोलते हैं। मैम इस वेबसाइट को मैनेज कौन करता है? तो गवर्नमेंट ने एक सेक्शन 8 कंपनी बनाई है। अच्छा आप लोगों में से किसी का लॉ हुआ है क्या? बोलो ना। चलो जयनीश बताएंगे मुझे, जयनीश बैद आप बताइए, लॉ हुआ आपका? लवली, रिया, टेल मी। अगर लॉ हुआ है तो लॉ में आप लोगों ने समथिंग लाइक सेक्शन 8 कंपनी पढ़ा होगा, सुना होगा, आइडिया है क्या है? नहीं मैम पता नहीं, अभी तक तो लॉ ही बाकी है। तो देखो सेक्शन 8 कंपनी मतलब जो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी बनती है उसको अपन सेक्शन 8 कंपनी बोलते हैं। मैम कंपनी बनाई बट एनपीओ है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं, किसी पर्टिकुलर चीज के लिए ये कंपनी अपन ने बनाई है। तो गवर्नमेंट ने इस तरीके से गुड्स एंड सर्विसेज नेटवर्क नाम की एक कंपनी बना दी है जो सेक्शन 8 कंपनी यानी नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। ये पूरा का पूरा गवर्नमेंट का जो जीएसटी का वेबसाइट है इसको मैनेज करती है। इस कंपनी का एक ही काम है कि अपनी जो gst.gov.in की वेबसाइट है इसको मैनेज करना, इसका पूरा कोई प्रॉब्लम है टेक्निकल कुछ भी हो उसको सॉर्ट करवाना, ये सारा काम किसका है? जीएसटी नेटवर्क सेक्शन 8 कंपनी का, राइट। तो ये अपना एक कॉमन पोर्टल हो गया मैम जिससे हर एक काम जीएसटी में हो जाता है। अब मैम दो एकदम स्पेसिफिक पर्टिकुलर काम है, कौन कौन से? एक ई वे बिल और एक ई इनवॉइस। अपने कोर्स में दोनों चैप्टर अलग अलग अपन को पढ़ने हैं। ई वे बिल नाम का एक पूरा चैप्टर है जो अपन पढ़ेंगे और टैक्स इनवॉइस नाम का एक पूरा चैप्टर है जो अपन पढ़ेंगे जिसके अंदर ई इनवॉइस का कॉन्सेप्ट आएगा। मतलब मैम जब भी हम गुड्स को मूव करते हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह पे भेजते हैं, तो हमको साथ में एक डॉक्यूमेंट लगाना पड़ता है जिसको ई वे बिल बोलते हैं। तो ये ई वे बिल बनाने के लिए एक अलग वेबसाइट है। तो ई वे बिल की वेबसाइट पे भी एज सच तो आप देखो जीएसटी की वेबसाइट से ही जा सकते हो। ये रहा ई वे बिल सिस्टम। चलो मुझे ई वे बिल के पोर्टल पे जाना है, प्रोसीड। अभी देखना ट्रक व्रक बनी हुई आएगी क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड है। एक सेकेंड, थोड़ा इंटरनेट इशू है, खुल जाने दो वेबसाइट। ये रहा मैम, ये रहा हमारा ई वे बिल का वेबसाइट। तो देखो गण बता रही है कि भाई ये देखो, बोला ना आपको ट्रक व्रक बनी हुई आएगी, यहाँ दिख रही है एक छोटी सी ऊपर ग्रे कलर की ट्रक, राइट मैम। ट्रैकिंग ऑफ व्हीकल आपको ऐसा ही सब देखने मिलेगा स्क्रीन पे। ये ट्रक का फोटो, व्हीकल, ये सब क्या है मैम? वाहन वगैरह। देखो जब भी हम गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे
मूव करवाते हैं तब जीएसटी में एक डॉक्यूमेंट लगता है जिसको अपन ई वे बिल बोलते हैं। तो ये ई वे बिल बनाना, जनरेट करना, इसके रिलेटेड जो भी काम होता है वो सारा इस ई वे बिल की वेबसाइट पे हो जाता है। ये अलग है। आप जीएसटी के पोर्टल से रिडायरेक्ट होके इधर आ सकते हो या डायरेक्टली www.eWaybill.gst.gov.in खोलोगे तो आपको ये वाला वेबसाइट मिल जाएगा जो जीएसटी का ई वे बिल का सिस्टम है। यहां से अपन सारी ई वे बिल्स बनाते हैं। अब ई वे बिल कब बनाने हैं, कौन बनाता है, क्या होता है, ये सब अपन ई वे बिल के चैप्टर में देख लेंगे। अभी अपन सिर्फ वेबसाइट का नाम पढ़ रहे हैं, राइट मैम। सो eWaybill.gst.gov.in ये खाली ई वे बिल रिलेटेड पोर्टल है। इसको कौन मैनेज करता है मैम? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। ये देखना यहाँ पे एनआईसी लिखा है, दिख रहा है वेबसाइट पे साइड में एनआईसी लिखा हुआ। ब्लर होगा थोड़ा सा बट समझ में आ रहा है कि एनआईसी लिखा है। हाँ मैम, क्यों लिखा है? क्योंकि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जो है गवर्नमेंट का वो इसको मैनेज करता है। दूसरा मैम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको मैनेज करती है, तो हमें यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी मिलेगा। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ई वे बिल, ये अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एम्बलम लोगो। एंड मैम, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अब ये मिनिस्ट्री भी है तो गवर्नमेंट की, राइट। तो ये लोग सब मिलके और ई वे बिल की वेबसाइट को पूरा मैनेज करते हैं। जैसे जीएसटी की वेबसाइट जीएसटी नेटवर्क मैनेज करती है, वैसे जो अपनी ई वे बिल की वेबसाइट है उसको नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये लोग मिलके इस पूरी वेबसाइट को मैनेज करते हैं, चलाते हैं। ये हमें याद करना है क्या? नहीं। ऐसा ही ई इनवॉइस का भी वेबसाइट होता है। जैसे ई वे बिल गुड्स के मूवमेंट वगैरह के लिए है, वैसे ही मैम ई इनवॉइस की भी वेबसाइट है। देखो ई इनवॉइस पे कॉमन पोर्टल से आप कहीं भी जा सकते हो। कॉमन पोर्टल तो हर चीज का सोल्यूशन है ही, कुछ ना मिले तो। हाँ, लेकिन मैम ई इनवॉइस और ई वे बिल के लिए अलग अलग वेबसाइट भी गवर्नमेंट ने दे रखी है। सो ये अपन चले गए, ये अपना देखो ई इनवॉइस पोर्टल दिख रहा है, ई इनवॉइस पोर्टल। अब ये ई इनवॉइस पोर्टल पे अपन क्या करते हैं? इनवॉइसेस अपलोड करते हैं। तो ये अपन पढ़ेंगे कि मैम कब आएगा, क्या होगा। पूरा टैक्स इनवॉइस का चैप्टर अपने कोर्स में है। जिन लोगों का टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा होता है उन लोगों को, वो लोग जो भी सेल करते हैं, जो भी इनवॉइस बनाते हैं ना, वो सारी इनवॉइस यहाँ अपलोड करनी पड़ती है, डिक्लेयर करनी पड़ती है और रजिस्टर करनी पड़ती है। तो वो इस वाली वेबसाइट से होता है जो अपना ई इनवॉइस सिस्टम है। ये ई इनवॉइस सिस्टम को भी मैम जीएसटी नेटवर्क ही पूरा मैनेज करता है। तो ये जीएसटी नेटवर्क, ये जो जीएसटी नेटवर्क है ये अपना कॉमन पोर्टल, ई इनवॉइस का पोर्टल, सब कुछ यही मैनेज करता है। e-invoice1.gst.gov.in ये ई इनवॉइस के लिए पोर्टल है। ई वे बिल के लिए ई वे बिल की वेबसाइट है। और मैम बाकी जो कॉमन पोर्टल है वो तो अपना मेन जीएसटी का जो वेबसाइट है जिसपे सारा काम होता है। आपको रजिस्ट्रेशन लेना है, रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना है, रिफंड के लिए अप्लाई करना है, मैम लॉगिन करना है, रिटर्न भरना है, या फिर मान लो किसी टैक्स पेयर को सर्च करना है, जीएसटी नंबर, एचएसएन कोड सर्च करना है, कोई हेल्प चाहिए, लॉ पढ़ना है, रिसेंट न्यूज देखनी है, ड्यू डेट समझनी है, आपको जो भी काम करना है सारा का सारा जीएसटी का काम आप इस कॉमन पोर्टल पे कर सकते हो। खाली ई वे बिल का काम ई वे बिल के पोर्टल पे होता है और ई इनवॉइस का काम ई इनवॉइस के पोर्टल पे होता है। बोलो, आ रहा है सबको समझ में? से यस मैम, बोलो हाँ के हाँ। अभी तक जो पढ़ाया उसमें से अपने को खाली ये एक टेबल लर्न करनी थी, इसके अलावा कुछ नहीं। पूरा चैप्टर रीड वंस कैटेगरी का है, सिर्फ समझ आ जाना चाहिए। समझ आ गया तो हाँ बोल दो। आपको ये सब बैठ के याद नहीं करना है कि कौन कौन सी वेबसाइट को मैनेज करता है, ऐसा सब नहीं आता एग्जाम में। यू डोंट हैव टू लर्न, दिस इज ऑल ओनली फॉर योर नॉलेज पर्पस, दैट्स ऑल। लर्न सिर्फ वो टेबल करना था कि कौन कौन से टैक्सेस नहीं सबस्यूम हुए हैं। आर यू ऑल विथ मी? से यस मैम, बोलो ना। ओके चल, अब अपन बात करेंगे जीएसपी और एएसपी की। ये क्या है? देखो, आप लोग जब आर्टिकलशिप करोगे, इंटर पास हो जाओगे, ऑफिस जाओगे,
तो आपको समझ में आएगा कि जब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इतने सारे लोगों के रिटर्न भरता है तो वो सीधा जीएसटी की वेबसाइट पे जा जाके नहीं भरता। नहीं सानिया, नहीं करना, इट्स ओके, इट्स ओनली फॉर नॉलेज। मान लो कि आज मैम मेरे एक महीने में 10,000 इनवॉइसेस बनते हैं। कितने मैम? 10,000। बहुत बड़ी कंपनी हूं मैम, एक दिन में हजारों लोगों को सेल करती हूँ मैम, 10,000 बिल तो मेरे एक ही महीने में बन जाते हैं। अब अगर गवर्नमेंट बोले कि तुम एक काम करो ना, वेबसाइट पे आओ और एक एक बिल की डिटेल डालो, तो मैम मेरी तो हालत हो जाएगी। कब बैठ के मैं इतने सारे बिल की डिटेल डालूंगी वेबसाइट पे? तो ऐसे केस में व्हेन यू विल गो फॉर आर्टिकलशिप, आपको समझ में आएगा कि मेजरली हम सीधा वेबसाइट पे जाके काम नहीं करते, हम किसी एप्लीकेशन का यूज लेते हैं, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन। सुविधा मतलब फैसिलिटी, फैसिलिटी को हिंदी में सुविधा कहा जाता है, राइट। तो गवर्नमेंट ने जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर का कॉन्सेप्ट लाया। ये सुविधा प्रोवाइडर क्या करते हैं मैम? ये लोग एक एप्लीकेशन बनाते हैं। ये एप्लीकेशन हमारे लिए जीएसटी के पोर्टल से कम्युनिकेट करती है। मतलब हमें क्या करना होगा मैम? एक एक्सेल शीट में मान लो 10,000 बिल की सारी डिटेल डाल दी, वो तो अपने सॉफ्टवेयर से वैसे भी निकल जाएगी, और ये एक्सेल शीट सीधा का सीधा अपलोड करना पोर्टल पे, ये काम किसका रहेगा मैम? ये एप्लीकेशन यूज करके जो जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर है ना, वो हमें ये काम कर देगा। आप लोगों को ये चीज बिल्कुल समझ नहीं आएगी क्योंकि आप लोगों ने कभी किया नहीं है, देखा नहीं है। द फर्स्ट डे ऑफ योर आर्टिकलशिप आप जाओगे ना, पहला दिन आर्टिकलशिप का, आप देखोगे इनकम टैक्स रिटर्न भी देखो मैम, हम सीधा इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाके भर सकते हैं। कौन भरता है मैम? हम तो सीए से भरवाते हैं। और जो सीएज होते हैं वो लोग क्या करते हैं मैम? क्या इनकम टैक्स के पोर्टल पे जा जाके सारी डिटेल भरेंगे मैम? ऐसा तो कब होगा? वो लोग कोई ना कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। अगर आप में से किसी ने इन सॉफ्टवेयर के नाम कभी सुने हो, क्लियर टैक्स, इजी टैक्स, बिजी टैक्स, जीनियस, स्पेक्ट्रम, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स है मार्केट में, जिन सॉफ्टवेयर्स को यूज करके और हम हमारा जीएसटी का रिटर्न भरते हैं, वो बहुत इजी हो जाता है। एक्चुअली आधे से ज्यादा काम तो सॉफ्टवेयर ही कर देता है, हमें बस उसमें डेटा डालना रहता है। ये फैसिलिटी, इसको हम बोलते हैं जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर। मतलब मैम जो अपना वेबसाइट है, जो जीएसटी का नेटवर्क है, उसको और टैक्स पेयर को डायरेक्ट बात करने में तकलीफ हो रही है, क्योंकि मैम टैक्स पेयर को थोड़ा सा उसका लैंग्वेज टफ लग रहा है। तो टैक्स पेयर ने क्या करा, बीच में एक पर्सन को लाया जिसको हम जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर बोलते हैं। अब ये सुविधा प्रोवाइड कैसे करेगा मैम? ये अपने और टैक्स पेयर के बीच में एक एप्लीकेशन डेवलप कर देगा, सॉफ्टवेयर टाइप, वेरी सिंपल एप्लीकेशन। अब अपन क्या करेंगे? इस एप्लीकेशन को यूज करेंगे। एप्लीकेशन में डेटा बहुत इजीली डाल सकते हैं, इजीली चीजें अपलोड होती है, इजीली क्या हो जाता है मैम? रिटर्न भर जाता है। और भी बहुत यूजेस होते हैं इन एप्लीकेशन के। जैसे मान लो आपके 100 क्लाइंट्स है, ठीक है, आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो और आपके 100 क्लाइंट है, आपके पास ये जीएसपी का एएसपी का एप्लीकेशन है। तो आप एक काम करो, आपके सारे 100 क्लाइंट का जीएसटी नंबर डिटेल इसमें फीड करके रख दो। अब मंथ एंड पे किस किस का रिटर्न भर गया है, किस किस का रिटर्न भरना बाकी है, वो सारा डिटेल भी आपको ये एप्लीकेशन निकाल के देती है। मतलब मैम मेरा कंप्लायंस कितना इजी हो गया, वरना मान लो ये एप्लीकेशन नहीं होती तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को क्या करना पड़ता मैम? एक एक क्लाइंट के पोर्टल में जा जाके लॉगिन करता, पासवर्ड डालता, चेक करता, रिटर्न भरा नहीं भरा, भरा नहीं भरा, ए मैम इतना टाइम वेस्ट। तो अगर हम ये एप्लीकेशन यूज करते हैं ना और इसमें अपने क्लाइंट की डिटेल डाल के रखते हैं, तो किसका रिटर्न भर गया, नहीं भरा, कब हुआ, क्या हुआ, डिटेल डालना इजी, रिटर्न भरना इजी, मैम रिकंसिलिएशन बनाना भी इजी। मान लो क्लाइंट ने अपना सेल लेजर भेजा, क्लाइंट ने अपने बुक्स का डेटा भेजा, अब वो अपने जो जीएसटी में फाइल हो गया रिटर्न, उससे मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसे रिकंसिलिएशन बनाना भी, ऐसा रिकंसिलिएशन बनाना भी क्या हो जाता है? बहुत इजी हो जाता है जब हम लोग इन सॉफ्टवेयर्स को यूज कर लेते हैं। तो देखो, मुझे अगर जीएसटी की वेबसाइट पे जाके रिटर्न भरना है तो मैं एक एक बिल की डिटेल डालूं, इतना सारा काम करूं, इतना मेरे पास टाइम नहीं है या मुझे उतना मैनेजेबल नहीं लगता। तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं एक पर्सन को हायर कर सकती हूँ। पर्सन तो नहीं, एज इन कंपनीज होती है जिनको गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती है कि भाई ये लोग कौन है, ये लोग जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर है, राइट मैम। और ये जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स करते क्या है मैम? ये लोग एक एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, जिस एप्लीकेशन को यूज करके
और अपन रिटर्न भरते हैं। इफ यू वांट मैं आप लोगों को यूट्यूब पे दिखाती हूँ। चलो अपन देखते हैं यूट्यूब पे, मान लो चलो क्लियर टैक्स एकदम बहुत कॉमन है, क्लियर टैक्स वर्किंग, ठीक है। ये इनकम टैक्स का है, क्लियर टैक्स वर्किंग फॉर GSTR1। मान लो अगर अपन सर्च करें, ठीक है, 1 मिनट का वीडियो मान लो छोटा सा, अपन इसमें गए, बहुत इजी हो जाती है चीजें, एकदम एकदम इजी। चलो अब यहाँ पे ना, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये क्लियर टैक्स का पोर्टल है, ठीक है। ये जीएसटी पोर्टल नहीं है, ये अपन क्लियर टैक्स के पोर्टल पे हैं। ये जो यहाँ पे ओपन हुआ है, अभी अपन ने क्या किया, यहाँ पे देखो, ठीक है, ये क्लियर टैक्स के पोर्टल पे गए, जो रिटर्न भरना है GSTR1 उसको सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे बहुत सारे क्लाइंट का डिटेल है, अपन ने सिलेक्ट कर लिया कि अपन को कौन से क्लाइंट का रिटर्न भरना है। आप एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने सारे क्लाइंट के नाम, जीएसटी नंबर, डिटेल इसमें फीड करके रख सकते हो। हमने सिलेक्ट कर लिया कि भाई हमको ये वाले पर्सन का इधर रिटर्न भरना है, मानो। अब इधर आपको ये ऑप्शन दिख रहा है, इंपोर्ट योर डेटा, राइट। तो हमने इस पे क्लिक करके और इंपोर्ट पे चले गए। अब कितना इजी हो जाता है आप समझो। इंपोर्ट योर डेटा में जाने के बाद अगर मेरे पास एक्सेल फाइल है जिसमें मैंने मेरे सारी इनवॉइसेस की डिटेल डाल रखी है, तो एक्सेल सीधा अपन इधर अपलोड कर देंगे। या मान लो टैली में मैंने सारा अकाउंटिंग करके रखा है, मेरा सारा अकाउंट्स टैली में होता है और टैली में मेरा बिल विल सब डिटेल ऑलरेडी है, आप सीधा टैली से डेटा इधर इंपोर्ट कर सकते हो। या क्लियर टैक्स अपना खुद का टेम्पलेट देता है। ये क्लियर टैक्स खाली एक एप्लीकेशन सुविधा प्रोवाइडर है, ऐसे हजारों मार्केट में है, ठीक है। क्लियर टैक्स, इजी टैक्स, बिजी टैक्स, स्पेक्ट्रम, जीनियस, कंप्यूटेक्स, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है। कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज कर सकते हो और ये सारे गवर्नमेंट अप्रूव्ड होते हैं, राइट मैम। तो ये लोग अपना खुद का टेम्पलेट दे देते हैं कि भाई इनका खुद का एक्सेल शीट रहता है जिसमें आप सारा डिटेल डालो और इधर क्या कर दो, आप अपलोड कर दो, डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर दो इधर। एंड उसके बाद आप आगे जाके जब भी इसको फॉरवर्ड करोगे तो सारा डेटा अपने आप यहाँ पे आता है। ये सारा डेटा अपने आप gst.gov.in की वेबसाइट पे चला जाता है, अपने आप रिटर्न भर जाता है, आपको कुछ नहीं करना पड़ता। अदरवाइज आप समझो कि अगर मेरे 10,000 बिल है, मैं एक बिल का डिटेल वेबसाइट पे डालने जाऊं तो मैं रिटर्न कब भरूंगी। गवर्नमेंट की भी ऑफलाइन यूटिलिटी होती है पर उसको यूज करना इतना इजी नहीं होता कि मैं उसमें 10,000 बिल का डेटा डाल सकूं। यहाँ पे सीधा मेरे सॉफ्टवेयर से इंपोर्ट हो गया, सीधा मेरी एक्सेल शीट से इंपोर्ट हो गया, तो चीजें बहुत फास्ट, बहुत ईजी हो जाती है। प्लस जैसे मैंने आपको बोला कि मेरे पास मेरा बुक्स का डेटा है, लेजर है, तो मुझे मैच करना है कि देखो जो डेटा ऑलरेडी ऑनलाइन पोर्टल पे दिख रहा है और अगर मैं मेरा सेल लेजर यहाँ पे अपलोड कर दूं, मेरी बुक्स में जो डेटा है वो अपलोड कर दूं, तो ये मेरे लिए मैच भी करके देगा कि कोई गलती हो गई क्या पुराना रिटर्न भरने में, कि भाई उधर 15 बिल थे जिनकी ये वैल्यू थी लेकिन बुक में तो 14 ही बिल है जिनकी ये वैल्यू है। तो अगर ऐसा कोई रिकंसिलिएशन बनाना है ना, तो वो रिकंसिलिएशन भी ये सॉफ्टवेयर अपन को बना के देते हैं। इन सॉफ्टवेयर्स को अपन बोलते हैं एप्लीकेशन सुविधा प्रोवाइडर। मतलब ये अपन को हेल्प करते हैं, सुविधा देते हैं, फैसिलिटी देते हैं कि हम फटाफट इनके थ्रू रिटर्न भर सके, हम फटाफट इनके थ्रू अपना बुक पोर्टल पे जो डेटा है उसको कंपेयर कर सके, रिकंसिलिएशन बना सके, फटाफट चेक कर सके कि भाई इतने सारे क्लाइंट है जिसमें से किसका रिटर्न भरा, किसका नहीं भरा। जो काम अपने को करना है सारा अपन इन सॉफ्टवेयर के थ्रू बहुत इजीली कर सकते हैं। बोलो आ रहा है क्या समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं समझ में आ रहा है ये बताओ। हाँ तो देखो जीएसटी का पोर्टल यानी क्या, अपना www.gst.gov.in का जो वेबसाइट है उसके साथ कम्युनिकेट करना अपने लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि वेबसाइट में जाना, एक एक डिटेल डालना, इतना मेहनत कौन करे। तो टैक्स पेयर ने सोचा कि एक काम करते हैं, एक सुविधा प्रोवाइडर रख लेते हैं। अब ये सुविधा प्रोवाइडर हमारी हेल्प कैसे करेगा? ये हमें एप्लीकेशन देगा। जैसे एक एप्लीकेशन अभी आपको बताया क्लियर टैक्स, वैसे बहुत सारे एप्लीकेशंस मार्केट में अवेलेबल है, उसमें से कोई भी एप्लीकेशन आप यूज करो। ये एक एडिशनल चैनल है मैम,
मैं सीधा जीएसटी की वेबसाइट से बात कर सकती हूँ, मैं सीधा जीएसटी की वेबसाइट पे जाके रिटर्न भर सकती हूँ, पर मुझे नहीं करना, मुझे इजी चीजें चाहिए कि फटाफट मेरे सॉफ्टवेयर से डेटा आ जाए, फटाफट एक्सेल शीट से डेटा चला जाए और चीजें हो जाए, काम अपलोड हो जाए। तो ये काम आप कर सकते हो। तो इसको यूज करना ना बिल्कुल ऑप्शनल है। मतलब आज ऐसा नहीं है कि अगर मेरे पास कोई एप्लीकेशन सुविधा प्रोवाइडर नहीं है तो मैं रिटर्न ही नहीं भर सकती क्या, ऐसा नहीं है। आप डायरेक्ट जीएसटी की वेबसाइट पे जाके रिटर्न भर सकते हो। जीएसटी की वेबसाइट में जाओ, लॉगिन करो और सीधा डिटेल डाल के रिटर्न भर दो। पर मैम मुझे थोड़ा इजी चाहिए, वो मुझे टफ लगता है कि मैं सारा बिल का डिटेल डालूं, मेरे को नहीं सेट हो रहा। तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको यूज कर सकते हो जो सुविधा प्रोवाइडर है। तो ये कंपलसरी नहीं है कि कोई सॉफ्टवेयर होगा तो ही हम रिटर्न भर पाएंगे, नहीं, आप डायरेक्ट रिटर्न भर सकते हो, आप डायरेक्ट सब कुछ कर सकते हो। बट आपको चाहिए कि आपका काम इजी हो जाए, तो आप क्या कर सकते हो, इस जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर की फैसिलिटी यूज कर सकते हो। ये आपको कैसे फैसिलिटी देगा मैम, ये हमें एक एप्लीकेशन दे देगा। अब इस एप्लीकेशन के थ्रू हमारा सारा काम बहुत इजी हो जाएगा, राइट मैम। तो ये हमारे लिए बहुत सारे फंक्शंस करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। जैसे ये हमारे लिए हमें रिटर्न भर के देते हैं। अभी जैसे बताया कि मॉनिटरिंग कंप्लायंस, कि भाई अगर मैंने 10 क्लाइंट का डेटा डाल दिया तो ये मेरे लिए रिपोर्ट फटाफट बना के दे देगा कि 10 में से ये 2 क्लाइंट का रिटर्न भरना बाकी है और 8 का रिटर्न तो भर गया, वो भी ये मेरे लिए चेक कर लेगा पोर्टल से। फिर मैम जैसे मेरा रजिस्टर, मेरा परचेज रजिस्टर, मेरा सेल रजिस्टर वर्सेस जीएसटी में क्या डेटा वगैरह दिख रहा है, उन सबको रिकंसिलिएशन करना, चेक करना कि कुछ गलती तो नहीं हो गई, पहले के पीरियड का सब बराबर फाइल्ड है कि नहीं, वो सारा चेकिंग भी ये बहुत फास्ट हमारे लिए कर देता है। इसको हम बोलते हैं जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर। और ये क्या करते हैं मैम, किसी एप्लीकेशन के यूज करते हैं जिससे हमारा सारा काम हो जाता है। ये एक एडिशनल चैनल है और इसको यूज करना बिल्कुल ऑप्शनल है। आपको लगता है इसको यूज करने से आपका काम आसान होगा तो आप यूज करो, वरना क्या आप डायरेक्ट भी काम कर सकते हो। हाँ मैम, डायरेक्ट तो हम लोग पोर्टल पे जाके सब कुछ कर सकते हैं, पर हमें लग रहा है कि नहीं यार वो टाइम कंज्यूमिंग है, टफ है, तो हम इन एप्लीकेशंस की हेल्प ले सकते हैं। ये सारी एप्लीकेशंस पेड होती है, मतलब हमें इनका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, पे करना पड़ता है। तो आपको अगर उतना काम है, जेन्युइनली आपको लगता है कि हाँ चाहिए, तो आप पे करो, सब्सक्रिप्शन लो, खत्म। आज आप थिएटर में जाके डायरेक्ट मूवी देख सकते हो ना, हाँ मैम। आप नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन क्यों ले लेते हो, क्योंकि मैम हमें इजी हो जाता है, सब मूवीज वहां फटाफट मिल जाती है, सारा काम हो जाता है। आप वैसा ही समझो, हम डायरेक्ट पोर्टल पे जाके भी रिटर्न भर सकते हैं, सब कुछ चेक कर सकते हैं, बट हमें थोड़ा सा इजी हो जाता है अगर हम ऐसा सॉफ्टवेयर ले लेते हैं तो इस सॉफ्टवेयर को अपन क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन सुविधा प्रोवाइडर। आर यू अंडरस्टैंडिंग, से यस। चल, एग्जाम में नहीं आएगा, डोंट वरी, लेकिन समझ आया क्या ये बताओ। हाँ मैम, आपको लगे आप YouTube पे वीडियो भी देख सकते हो। हम वैसे आगे जाके रिटर्न चैप्टर पढ़ेंगे ना, तब मैं आपको समझाऊंगी कि क्या होते हैं रिटर्न, कौन से, कैसे, किसमें क्या डेटा चाहते हैं, विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। इफ यू वांट आफ्टर क्लास आप देख सकते हो कि मैम सीधा जीएसटी पोर्टल पे जाके रिटर्न भरना या किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू रिटर्न भरना, सीधा भर सकते हो। सॉफ्टवेयर के थ्रू भरोगे तो उसको बोल देंगे अपन एप्लीकेशन सुविधा प्रोवाइडर। आज मैं आप लोगों को डायरेक्ट फेस टू फेस पढ़ा सकती हूँ क्या, हाँ आप लोग आओ ना यहाँ पे, मैं आपको डायरेक्ट फेस टू फेस पढ़ाऊंगी, बट हम क्या कर रहे हैं, हम एक एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं ना, जिसके थ्रू हमारा काम इजी हो रहा है। बस वैसा ही आप समझो जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ बोलो, हाँ, यस। चलो, देन उसके बाद लास्ट टॉपिक फॉर टुडे विच इज कॉम्पेंसेशन सेस। ये क्या है मैम, तो देखो, गवर्नमेंट को अगर पैसा कमाना है, टैक्स कमाना है, तो दो चीजों पे सबसे ज्यादा टैक्स गवर्नमेंट ले सकती है। कौन सी दो चीजें मैम, एक लग्जरी आइटम, अमीरों वाली चीज है। मान लो मैम लग्जरी कार्स है, रोल्स रॉयस है, लग्जरी बैग्स वगैरह, ऐसी कोई चीजें हैं, उस पे कितना भी टैक्स लगाओ क्या फर्क पड़ रहा है मैम, अमीर लोग तो ऑलरेडी इतने अमीर है, उनसे और टैक्स मांग लो, उनको क्या ही फर्क पड़ेगा। तो मैम जो बहुत लग्जरी लोगों की चीजें हैं उस पे हम बहुत सारा टैक्स लगा सकते हैं, या तो फिर मैम जो गंदी गलत चीजें हैं जिसको हम बोलते हैं डीमेरिट गुड, सिन गुड, मतलब टोबैको, पान मसाला, ऐसी चीजें जो गंदी है, कोल्ड ड्रिंक्स, एरेटेड वाटर वगैरह, इस पे गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा दे
तो लोग कंप्लेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट तो यही बोलेगी ना कि भाई इसलिए तो टैक्स बढ़ा रहे हैं कि चीजें महंगी हो, तुम ना खरीद पाओ, तुम ना यूज करो, हम तो इसीलिए टैक्स लगा रहे हैं। मतलब मैम दो चीजें, कौन सी दो चीजें? एक जो एकदम लग्जरी आइटम है तो अमीरों को वैसे भी फर्क नहीं पड़ रहा। दूसरा मैम जो डीमेरिट आइटम है, यानी गलत चीजें हैं, गंदी चीजें हैं, सिन मतलब पाप, तो डीमेरिट गुड्स है या पाप वाले गुड्स है, सिन गुड्स है, इन पे गवर्नमेंट बहुत सारा टैक्स लगा सकती है। जीएसटी आने के पहले इन पे गवर्नमेंट बहुत सारा टैक्स लगाती भी थी। मतलब मैम कुछ कुछ लग्जरी कार्स पे मान लो 80%, 90%, 100% टैक्स लग रहा है मैम। टोबैको 60-70% टैक्स लग रहा है मैम। तो जीएसटी आने के पहले ये दो तरीके के गुड्स पे गवर्नमेंट बहुत सारा टैक्स लगाती थी। अब अगर जीएसटी आ जाए, मैम जीएसटी तो मैं तो मैक्सिमम रेट फिक्स है ना 40, ये 40% से ज्यादा टैक्स तो आप लगा ही नहीं पाओगे जीएसटी में। तो अगेन सारी स्टेट गवर्नमेंट्स नाराज हो गई, बोले यार अगर तुम जीएसटी ले आओगे तो हम ये जो इतना सारा टैक्स कमा रहे हैं टोबैको, पान मसाला, मोटर कार्स, एरेटेड वाटर्स वगैरह पे, ये सारा टैक्स तो चला जाएगा, क्योंकि जीएसटी में तो मैक्सिमम 40% रेट है। अब क्या करना? तो गवर्नमेंट ने बोला कि देखो जो ऐसे स्पेसिफिक लग्जरी आइटम है या डीमेरिट गुड्स है, सिन गुड्स है, जीएसटी आने से इनके ऊपर गवर्नमेंट को लॉस ऑफ रेवेन्यू होगा। जो पैसा अभी गवर्नमेंट कमा रही है इन गुड्स के ऊपर, वो जीएसटी आने से कम हो जाएगा, रेवेन्यू हमारा थोड़ा सा लूज हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, इस लॉस ऑफ रेवेन्यू को कॉम्पेंसेट करने के लिए हम एक और टैक्स लगा देते हैं, जिसे कॉम्पेंसेशन सेस बोलते हैं। आज अगर आप कार खरीदोगे तो मैम कार के ऊपर जीएसटी तो जितना लगता है वो तो लगने ही वाला है, प्लस बिल में एक और टैक्स लग जाता है जिसको कॉम्पेंसेशन सेस बोलते हैं। ये वाला टैक्स भी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देना पड़ता है। क्यों मैम? गवर्नमेंट सिंपल बोल रही है कि देखो जीएसटी आने के कारण हमारा रेवेन्यू लॉस हुआ है, लग्जरी गुड्स और डीमेरिट गुड्स, और अगर हम इस पे ज्यादा टैक्स लगाए भी, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? अमीरों को तो यूं भी दिक्कत नहीं है, और गलत चीजें तुमको खरीदनी ही क्यों है? तो कोई सामने तो यूं भी नहीं बोल सकता। तो गवर्नमेंट ने बोला कि देखो जीएसटी लाएंगे, और जीएसटी में तो मैक्सिमम रेट है ना 40%, तो अब जीएसटी आने से ये वाले गुड्स पे हमारा जो रेवेन्यू गया, हमारी जो टैक्स की कमाई गई, उसको हम रिकवर करेंगे। कहां से करेंगे? एक और टैक्स लगा के, जिसका नाम है कॉम्पेंसेशन सेस। तो जैसे सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी है, वो तो है ही है, प्लस कुछ कुछ गुड्स पे जो नोटिफाइड है जीएसटी के अलावा, उसके ऊपर कॉम्पेंसेशन सेस और लग जाता है। अगर लगता है तो वो भी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देना पड़ता है। ऐसा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कॉम्पेंसेशन सेस का। डन मैम, आज हमें इतना ही पढ़ना था, हमारा टारगेट फिनिश हुआ। क्या आप मेरे साथ हो? आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, समझ आ रहा है, मजा आ रहा है, याद हो रहा है? बोलो हाँ के ना। चलो एक बार आज के पूरे लेक्चर की अपन क्विक समरी ले लेते हैं। मैम सबसे पहले हमने पढ़ा कि जीएसटी में स्टेट कितने, यूटी कितने। तो मैम जो 28 ज्योग्राफिकल स्टेट है वो तो है ही है, प्लस 3 यूनियन टेरिटरी, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी, ये भी जीएसटी के लिए स्टेट ही है। मतलब जीएसटी में टोटल 31 स्टेट हो जाते हैं, और 5 यूनियन टेरिटरी मैम, जिनको हम प्यार से बोलते हैं ऑल सीडी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, लद्दाख, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, ये 5 यूनियन टेरिटरीज है मैम, जिनमें C+UT जीएसटी लग जाता है। 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है मैम, जिनको स्पेशल तरीके से ट्रीट करा जाता है। नो अस्थमा इन उत्तराखंड एंड जम्मू कश्मीर, नागालैंड, आसाम, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर। देन मैम हमारे गुड्स या सर्विस पे क्या रेट ऑफ जीएसटी लगेगा, कैसे समझ में आएगा? तो मैम गुड्स के लिए हम देखेंगे HSN कोड, और सर्विस के लिए हम देख लेंगे स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस। तो हमारा जो भी गुड्स या सर्विस है वो एग्जैक्टली कहाँ फॉल हो रहा है और उसमें क्या रेट ऑफ जीएसटी लगना चाहिए, वो हम इस लिस्ट से निकाल लेंगे। गुड्स के लिए HSN, सर्विस के लिए स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन। मैम कौन कौन से टैक्सेस है जो जीएसटी में सबस्यूम हो चुके हैं? तो सारे टैक्स, सारे मतलब सारे मैम,
एक्साइज, काउंटरवेलिंग ड्यूटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, वैट, लग्जरी टैक्स, लोकल टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स लोकल बॉडी वाला छोड़ के बाकी सारे, लॉटरी, वेटिंग, गैमलिंग पे अलग टैक्सेस लगते थे। तो मैम जो भी कोई गुड्स या सर्विस के रिलेटेड सरचार्ज, सेस, टैक्सेस थे, सारे के सारे हमने जीएसटी में मिक्स कर लिए हैं, सब्स्यूम कर लिए हैं। पर मैम कुछ चीजें ऐसी है जिन पे पुराने टैक्स लग रहे हैं। सबसे पहला अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, प्लस मैम ये जो स्पिरिट वगैरह अल्कोहल बनाने में यूज होती है, इन पे जीएसटी नहीं लग रहा ना लगने वाला, हमने लॉ में लिख के इसको जीएसटी से बाहर फेंक दिया। मैन्युफैक्चरिंग पे लगेगा स्टेट एक्साइज, सेल्स पे लगेगा वैट सीएसटी। फिर हमने बोला तुम जाओ और जाके नैप ले लो, तुम जाओ और जाके नैप ले लो, तो हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल और पेट्रोलियम क्रूड, इन 5 चीजों पे जीएसटी आज नहीं लग रहा। फ्यूचर में गवर्नमेंट एक डेट नोटिफाई करेगी, जब से लगने लग जाएगा। तो तब तक क्या लग रहा है मैम? सेंट्रल एक्साइज और वैट सीएसटी। एंटरटेनमेंट टैक्स सारे सब्स्यूम हो गए मैम, बस लोकल बॉडी वाला एंटरटेनमेंट टैक्स सब्स्यूम नहीं हुआ है, उसका पावर आज भी लोकल बॉडी के ही पास है। मैम टोबैको और ड्रग्स पे जीएसटी लगने लग गया, लेकिन उनके मैन्युफैक्चरिंग पे एक्साइज बंद नहीं हुआ, तो नशे वाले ड्रग्स पे स्टेट एक्साइज और टोबैको पे सेंट्रल एक्साइज लग जाएगा। प्रॉपर्टीज जीएसटी से बाहर, उन पे स्टैंप ड्यूटी, प्रॉपर्टी टैक्सेस लग जाते हैं। मैम जीएसटी का सारा काम कॉमन पोर्टल से होता है, विच इज जीएसटी वेबसाइट। ई वे बिल के लिए एक अलग वेबसाइट और ई इनवॉइस के लिए एक अलग वेबसाइट है। और मैम हम डायरेक्टली पोर्टल पे काम करें, उसके जगह पे हम कोई सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं जिसके थ्रू जीएसटी नेटवर्क से कनेक्ट करना इजी हो सकता है। ये सॉफ्टवेयर बनाने वाले लोग कौन? जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर, जो किसी एप्लीकेशन के थ्रू हमें जीएसटी नेटवर्क से कनेक्ट करवा देते हैं। क्या कंपलसरी है कि ये सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो आप जीएसटी पे काम ही नहीं कर पाओगे? नहीं मैम, हमें यूज करना है, हम करें। इन सॉफ्टवेयर्स का यूज बिल्कुल ऑप्शनल होता है। ये सॉफ्टवेयर्स को यूज करके हम रिटर्न भर सकते हैं, अपने कंप्लायंसेस चेक कर सकते हैं, बुक को पोर्टल को मैच कर सकते हैं, बहुत सारे काम हमारे हो जाते हैं। और मैम अगर जीएसटी आता तो 40% मैक्सिमम रेट है, तो जो लग्जरी आइटम और डीमेरिट आइटम पे इतना सारा टैक्स गवर्नमेंट पहले कमा रही थी, उसका क्या करते? गवर्नमेंट ने बोला कोई बात नहीं, जीएसटी आया वो टैक्स गया ना, उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए हम जीएसटी में ही एक सेज नाम का और टैक्स ऐड कर देते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? पान मसाला, टोबैको, कार्स वगैरह पे जीएसटी तो है ही है, और प्लस आपको उन चीजों पे कॉम्पेंसेशन सेज भी देने पड़ेंगे। दिस इज द समरी फॉर एंटायर लेक्चर। 1.5 घंटे में पढ़ा और 3 से 4 मिनट में हम सारी चीजों को रिवाइज और रिकॉल कर सकते हैं। चलो कल अपना पूरा चैप्टर 1 खत्म हो जाएगा। लास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो है वो अपन कल पढ़ के फिनिश कर लेंगे। आई होप यू गाइज आर हैविंग अ गुड टाइम। सब कुछ समझ आ रहा है, मजा आ रहा है और याद हो रहा है। बने रहो मेरे साथ, बस रोज का रोज रिवाइज करते रहो। आई विल मेक श्योर आपका पूरा आईडीटी सॉर्ट हो जाए। डन मैम। सी यू ऑल टुमारो, सेम टाइम सेम प्लेस। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एवरीवन।